भोजपुरी इंडस्ट्री मेरी जान है और बिहार मेरी शान है। ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि नानी मम्मी का मुझे संस्कार मिला। शी ऑलवेज वांटेड कि विनय तुम सिंगर बनोगे, यू नो। हालांकि सिंगिंग में मेरी कोई दिलचस्पी या गोविंदा जी को देख देख के तभी ये था कि मुझे हीरो बनना है। और भगवान ने इतना मुझे मेरी जगह पे इतनी अच्छी हैसियत और एक स्टैंडिंग दी थी कि मैं जो मेरे प्रोड्यूसर्स को बोलता था वही होता था। पवन भाई की तो आवाज़ खैर मैं बधाई देना चाहूँगा कि बॉलीवुड में आके उनके 2 गाने भी हिट हो गए। देखो ये है भोजपुरिया में दम वाला कि हमारे भोजपुरी लोग जहाँ भी जाएंगे ना वो कमाल ही करेंगे, झंडा गाड़ेंगे। ये हीरो डोमिनेटेड इंडस्ट्री में कई बार हम लोग हीरो करते हैं, लेकिन सत्य ये है कि असली ग्लैमर जो है वो हीरोइनों का होता है। और हीरोइनों की विशेषता बहुत है बिहार में। अगर हम थिएटर में जाते थे तो डिस्ट्रीब्यूटर कहते था कि विनय आनंद आ रहा है तो उनको अकेले मत लाओ, हीरोइन भी लाना। मतलब कोई भी स्टार जा रहा है तो इट वॉज कंपलसरी कि वो अपने हीरोइन के साथ प्रमोशन में। तो इससे पता चलता है कि हीरोइन की भी अपनी फैन फॉलोइंग तगड़ी है। तीनों बच्चे हैं, तीनों अलग अलग हैं, तीनों के नेचर अलग अलग है। विराजनी इज़ वेरी 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 सिंसियर। 8 साल की है लेकिन सिंसियरिटी छलकती है उसके अंदर। और प्रीति जो है वो बहुत शी इज़ लाइक अ क्यूट गर्ल, एकदम डैडी। उसके अंदर बचपना है थोड़ा सा। शी इज़ प्लेइंग हर एज। विवान थोड़ा सा स्पोर्ट्स में क्रिकेट खेलने जाता है। कुछ लोगों को देखता हूँ दे आर ओवर स्मार्ट। कुछ एक आध ही काम किया होता है, 2-3 फिल्में आई होती है या एक आध फिल्म चल जाती है तो उन्हें लगता है हम सुपरस्टार हो गए हैं, पगला जाते हैं। हाँ, होता है ऐसा। मैं तो सुपरस्टार हूँ, हमसे ही भोजपुरी चल रही है भैया, हम ही सब कुछ हैं। और भोजपुरी की जो हमारी ऑडियंस है वो एक अलग ही ऑडियंस है। मतलब मैं वहाँ उनका भैया हूँ, विनय भैया। और इतना प्यार, सम्मान, आदर, चरण स्पर्श करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, भाई का, बड़े भाई का दर्जा देंगे, आदर करेंगे। मतलब मैं ये बोलूँगा कि हमारी भोजपुरी की जो ऑडियंस है उनके अंदर ज़रा भी नकलीपन है ही नहीं। तो जनरली क्या होता है ना, जब भी इंडस्ट्री में कोई होते हैं, कोई आर्टिस्ट और उनकी वाइफ काम नहीं करती है, जो भी एक्टर थी, तो इमीडिएटली ना लोगों को ये लगता है इन्होंने अलाउ नहीं किया उनको काम करने के लिए। ये हमेशा आता है कि द सेम क्वेश्चन आस्क्ड टू अक्षय कुमार आल्सो कि आपने ट्विंकल जी को आगे काम क्यों नहीं करने दिया। सो आई एम आल्सो गोइंग टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन, क्यों ज्योति जी को काम क्यों नहीं करने दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडी शो। मैं हूं आंचल दुबे और आज हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं विनय आनंद जी। आज हमने जो पॉडकास्ट किया है वो एक बहुत बड़ी फैमिली से आते हैं। वो गोविंदा जी के भांजे हैं, बट उसके बावजूद भी उन्होंने खुद से अपना बहुत बड़ा नाम और मुकाम बनाया, ना सिर्फ हिंदी इंडस्ट्री में बट भोजपुरी इंडस्ट्री में भी। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में वो बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं, 60+ फिल्में की है उन्होंने और आज भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उन्होंने खुद की एक फिल्म प्रोड्यूस की है रिसेंटली जो हिंदी, भोजपुरी और बहुत सारी और लैंग्वेजेस में आने वाली है, जिसका नाम है मकान। मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ बात करके, बहुत सारी बातें उनकी जर्नी की, उनकी स्ट्रगल की, उन्होंने क्या क्या चीज़ें लाइफ में देखी, कैसे सिचुएशन से वो गुजरे और भोजपुरी इंडस्ट्री ने उनका कितना सपोर्ट किया और उन्हें कितना प्यार सम्मान मिला। आज बहुत सारी बातें उन्होंने शेयर की। मुझे बहुत मज़ा आया एंड आई होप आप सबको भी बहुत मज़ा आए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। थैंक यू। Hello Vinay ji, welcome to the AD show. नमस्कार, thank you for inviting me to your show. Wow, thank you so much for coming on our show. अरे नहीं, मैंने आपका और ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ, आपका और दिनेश जी का जो पॉडकास्ट देखा, इट वाज फैंटास्टिक। इतना मज़ा आया। दिनेश जी की जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता थी वो पता चली और मैंने बहुत इन्जॉय किया। और जब मुझे आपका कॉल आया कि आप कहाँ हैं और शूट करना चाह रहे हैं, सो आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं बोला चलो बहुत मज़ा आएगा आपके साथ। वाओ, थैंक यू सो मच ये कंसिडर करने के लिए। अरे नहीं, थैंक यू सो मच। एंड अभी बहुत सारे कुछ आप कर रहे हैं चीज़ें, बट वील स्टार्ट फ्रॉम योर जर्नी, इनिशियल वाला जर्नी से ही स्टार्ट करते हैं। जी। मेरे मन में अभी वाली चीज़ों के लिए बहुत सारे सवाल हैं, बट वील स्टार्ट फ्रॉम देयर। सो आपकी बहुत सारी स्टोरी हमें, अभी आपका एक रीसेंट पॉडकास्ट आया, सो वी गॉट टू नो अ लॉट अबाउट आपका चाइल्डहुड एंड कैसे आपने अपनी नानी के साथ में टाइम स्पेंड किया।
बट आई वॉन्ट टू नो लिटिल बिट मोर अबाउट योर नानी, बिकॉज उनके बारे में वो बातें नहीं हुई. शी वॉज वेरी ग्रेट प्रोफेशनल पर्सन जिनका उस टाइम पे बहुत बड़ा नाम हुआ करता था जी. निर्मला देवी जी, एंड शी यूज्ड टू कम ऑन ऑल इंडिया रेडियो. तो ऐसे इंसान के संगत में रहना और उनके सानिध्य में पलना, जी जी जी. दैट एक्सपीरियंस मस्ट हैव बीन वंडरफुल. तो आपको रियाज वगैरह कराती थी? मुझे मेरी नानी मम्मी रियाज कराती थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी मदर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो तबीयत उनकी अच्छी नहीं होती थी, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नानी पे आ गई. और नानी ने मुझे एक बच्चे की तरह, अपने बेटे की तरह बड़ा किया, और स्कूल भेजना, तैयार करना और संस्कार सिखाना. मतलब शी वॉज़ वेरी, बहुत सी चीज़ें वो ऐसी सिखाती थी कि जो सब लोग नहीं सिखा सकते. बहुत पूजा पाठ करना मुझे उन्होंने सिखाया. उनका एक मंदिर था जो पूरा एक रूम मंदिर था, तो मैं बहुत सेवा करता था, भगवान की पूजा करता था. तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर थी. 2-3 घंटा 4 घंटा तो मेरा सिर्फ पूजा में निकलता था, जिसकी वजह से मैं अपने स्कूल्स में भी लेट हो जाता था. और बहुत सी बातें थी, लेकिन जो भी नानी मम्मी के जो विचार और जो उनके संस्कार हैं, मैं जो भी हूँ, मैं उन्हें हमेशा याद करता हूँ और यही सोचता हूँ कि ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि नानी मम्मी का मुझे संस्कार मिला. शी ऑलवेज वांटेड कि विनय तुम सिंगर बनोगे, यू नो. हालांकि सिंगिंग में मेरी कोई दिलचस्पी या गोविंदा जी को देख देख के तभी ये था कि मुझे हीरो बनना है और डांस करना, ये करना, उसी पे ध्यान. लेकिन नानी मम्मी ने एक टीचर रखा हुआ था मेरे लिए जो संगीत सिखाते थे, और वो मुझे टेरेस पे ले जाते थे और वहाँ पे चटाई लगा के मैं उनसे गाने सीखता था. और मेरी नानी जब मुझे पूछती थी कि क्या गाया बताओ, तो मैं गा के जब सुनाता था तो शी यूज्ड टू से कि तुम विनय सानू बनोगे. मतलब कुमार सानू जी का उस वक्त बहुत तगड़ा दौर चल रहा था, एंड शी यूज्ड टू से कि तुम विनय सानू बनोगे. तो उनका आशीर्वाद है जो भी थोड़ा बहुत मैं आजकल गा रहा हूँ. हालांकि ऐसा नहीं था कि जिस भोजपुरी इंडस्ट्री में हम लोग ने इतना काम किया, उसमें इतने सारे सिंगर्स डोमिनेट करते रहे, लेकिन कभी मेरे विचार दिमाग में ऐसा नहीं आया कि मैं इनसे कम्पीट कर रहा हूँ या मैं इसलिए गाना गा रहा हूँ. जब मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, बिजी था, तो मैंने कभी मेरे प्रोड्यूसर्स को नहीं बोला कि मैं गाना चाहूँगा कि मुझे गवाइए. और मैं अगर बोल देता तो भगवान ने इतना मुझे मेरी जगह पे इतनी अच्छी हैसियत और एक स्टैंडिंग दी थी कि मैं जो मेरे प्रोड्यूसर्स को बोलता था वही होता था. तो मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे गवाइए. मैं ये बोलता था कि हाँ आप ये हीरोइन अच्छी है, देख लीजिए अगर आपको सूटेबल है. वो बोलते थे नहीं हमारी ये हीरोइन है, इट्स ओके. लेकिन 2 चीज़ों के लिए मैं बड़ा स्टबन रहता था. जैसे मेरे डांस डायरेक्टर्स हैं और मेरे फाइट मास्टर्स हैं, तो मैं बोलता था मुझे ये दोनों आप प्लीज़ मेरे हिसाब से दे दीजिए. लेकिन उनको भी मैं ये नहीं करता था. जब वो बोलते थे कि डांस डायरेक्टर हमने यार उनसे बात किया हुआ है विनय, तो मैं बोला ठीक है एक काम करिए 8 गाने हैं, 4 उनको दे दीजिए, 4 मेरे. सो वो मुझे हमेशा ये रहा है कि किसी का काम मत छीनो, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से और अपने आर्ट से एक जगह पाता है. तो हुआ वी टू कट देयर नेम्स. तो क्योंकि मैं बहुत संघर्ष करते करते यहाँ पहुँचा, तो मुझे हमेशा इस बात का एहसास रहा है कि मैं कभी किसी का काम ना छीनूं. बिल्कुल. क्योंकि क्या पता फिर ईश्वर नाराज़ हो जाए. मुझे हमेशा ऐसा है कि किसी का काम मत छीनो. एक्चुअली व्हाट हैपेंस, व्हाट यू गिव टू द एनवायरनमेंट गिव्स यू बैक. आप जो समाज को दोगे वही चीज़ें आपको वापस मिलेगी. ये सब चीज़ें थी. सो आपने ऑडिशंस दिए थे स्टार्टिंग में जब आप हिंदी फिल्म में ट्राई कर रहे थे? ऑडिशंस के बारे में आप पूछती हैं तो मैं क्या बोलूँ. मैं ऑडिशन तो मैंने लो में आ गया, पहली फिल्म मुझे बुलाया उन्होंने, और मार्केट में इतना नाम हो गया था कि विनय आनंद है, गोविंदा का भांजा है, ये बहुत मेहनत करता है, ये बहुत 3-4 घंटा एक्सरसाइज करता है, एक्शन में जाता है, सरोज जी के डांस क्लास में जाता है. तो वहीं से इतना नाम हो गया था कि ही इज़ टैलेंटेड, इसको ले लो यार, मतलब ही इज़ गुड. तो एज सच तभी मुझे कोई ऑडिशन नहीं देना पड़ा. गोविंदा जी के घर में मैं रहता था, तो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर आता था ना, मैं फटाफट उसके पैर छूता था मैं.
और छूने लायक भी थे, जो जिन डायरेक्टर जो जैसे आते थे वो वेरी सीनियर और वो बहुत अच्छा काम करते थे। जैसे टी रामाराव साहब, तो मुझे पता चला टी रामाराव जी आ रहे हैं कल में, तो मैं कंगी वंगी करके तैयार होके बैठा, एंड जैसे वो गोविंदा जी से मीटिंग करते हुए जा रहे थे, मैं सर जी ऐसे कर पैर वैर छूता था, तो ही वेंट एंड ही केम बैक एंड ही से आई विल कास्ट यू वन डे। तो वो जब मैं, हालांकि लॉन्च मुझे किसी और ने किया, लेकिन उन्होंने मुझे कास्ट किया। और उन्होंने मुझे एक फिल्म दी, उसका नाम था सौतेला, जिसमें मैं सेकंड लीड पे था एंड मिथुन दा वाज ऑन द फर्स्ट लीड में दादा थे। और टी रामाराव जी के साथ काम करके बहुत सीखा। ही वॉज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर। ही डायरेक्टेड फिल्म्स लाइक अंधा कानून, गिरफ्तार, गोविंदा जी के साथ मुकाबला, बेटी नंबर 1, और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में, रजनीकांत जी के साथ बुलंदी। तो रजनीकांत जी के साथ 2-3 फिल्में कर चुके थे, बच्चन साहब के साथ 2-3 फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की थी। एंड टी रामाराव जी वॉज अ वेरी बिग नेम इन साउथ। तो आई वॉज वेरी लकी एट दैट टाइम कि मुझे एक ऐसे हाथों के नीचे काम करने को मिला, ऐसे सीनियर डायरेक्टर्स जो बहुत डिसिप्लिन थे, और उनके सामने हम लोग बहुत डरते थे कि क्या कह रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस थी, एक वैल्यू थी डायरेक्टर्स की कि यार अगर डायरेक्टर कह रहा है तो आपको सुनना है। तो ये सारी चीज़ें हमेशा, जब मैंने भोजपुरी फिल्में भी की, तो मैंने मेरे डायरेक्टर्स को हमेशा तवज्जो दिया कि यार डायरेक्टर हैं, हमें इनकी सुननी है। हम कुछ भी हैं, लेकिन जो फिल्म हम करते हैं, एक्टिंग करते हैं, उस वक्त जो डायरेक्टर कहेगा वही करना है। हाँ, मुझे अपना दिमाग नहीं चलाना है। वो मुझे बोलते थे विनय, मैं करके दिखाता था, यूज्ड टू से अच्छा लग रहा है विनय, या अगर मुझे लगता था मैं कुछ और कर सकता हूँ तो मैं करके दिखाता था कि कैन आई एक्ट लाइक दिस, अच्छा लग रहा है। अगर वो बोलेंगे नहीं नहीं, थोड़ा तुम्हारा ऐसा पिछला सीन ऐसा हुआ, ये हुआ, नहीं थोड़ा सा इसको, ओके सर। तो ऐसा नहीं किया कि बहुत फिल्में की हैं, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। मेरे लिए मेरे सारे डायरेक्टर्स, चाहे वो नए हैं या वो डेब्यूटेंट हैं, उनकी पहली फिल्म है, वो डायरेक्टर मेरे लिए डायरेक्टर है और वो बहुत मायने रखते हैं। ये मुझे थोड़ा सा डिसिप्लिन जो है, ये अच्छे डायरेक्टर्स के साथ और साउथ के साथ काम करके आया। क्योंकि जो के राघवेंद्र राव जी की फिल्म मैंने की थी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, राघवेंद्र राव जी का नाम ऐसा था, मतलब है आज भी है, कि 100वीं फिल्म थी उनकी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। एंड ही वॉज अ डायरेक्टर हु डायरेक्टेड हिम्मत वाला, जस्टिस चौधरी, जितेंद्र जी की, मतलब जितनी बड़ी फिल्में हिट्स है, वो राघवेंद्र राव जी डायरेक्टर है। और बहुत डिसिप्लिन, और सेट का माहौल उनके साथ इतना लाइट रहता था राघवेंद्र राव सर के साथ। तो वॉज वेरी लकी कि कुछ ऐसे दिग्गज डायरेक्टर्स के साथ, देवानंद जी के साथ मैंने काम किया सेंसर फिल्म में। तो देव साहब के साथ काम करके सीखने को मिला। ही यूज्ड टू टीच मी हाउ टू रोमांस द हीरोइंस। विनय स्टडी मत रहो, ऐसे थोड़ा हिलते रहो, कैसी हो, क्या कर रही हो, बोले थोड़े से उसकी जुल्फ़ों को थोड़ा हाथ लगा के बोलो, थोड़ा प्यार करो, थोड़ा सा कुछ ऐसे बाल ठीक करो। तो सिखाते थे कि हाउ यू हैव टू हैंडल द गर्ल इफ शी इज़ योर पार्टनर, जो कि हमारे लिए इतना इजी नहीं होता था कि आप पहले दिन किसी हीरोइन के साथ जा रहे हो और शूट कर रहे हो और आप उसको छू रहे हो। बट ही यूज्ड टू टीच अस कि विनय ये सब करोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ये दिग्गज डायरेक्टर्स जैसे महेश कोठारी हो गए, उन्होंने मुझे ब्रेक दिया था, पहली फिल्म लो में आ गया। तो महेश कोठारी जी खुद एक डायरेक्टर और एक एक्टर रहे, तो उनसे बहुत सीखने मिला। लॉरेंस डिसूजा जी से सीखने मिला, के राघवेंद्र राव गारू, टी रामाराव, तो ये सब लेजेंड्स, इन्होंने, देव साहब, देवानंद साहब, तो बहुत कुछ प्राप्त किया इनसे। वाह। सो फिर आपने इतने अच्छे और इतने बड़े बड़े लोगों के साथ में हिंदी फिल्में की, एंड योर फिल्म्स आर डूइंग गुड। आपकी कोई भी फिल्म वाज नॉट बैड। जी जी। तो अचानक से देन व्हाट मेड यू शिफ्ट टू भोजपुरी फिल्म्स? व्हाई डिडंट यू कंटिन्यू? हिंदी क्यों नहीं कंटिन्यू किया? आई वाज डूइंग, लेकिन हिंदी में क्या होता है ना कि आप बहुत सारी फिल्में आपको सही आएगी नहीं हमेशा, क्योंकि आई वाज डूइंग ओनली लीड रोल्स। तो मुझे ऐसा था कि मैं लीड ही करूं। अच्छा। मैं कोई ऐसे रोल नहीं करना चाहता था जिसमें हीरो मर गया। ओके। तो मेरा एक फंडा हुआ करता था कि करूँगा तो यार मेन हीरो करूँगा, या बहुत बड़े स्टार के साथ सेकंड, अगर रोल अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है तो करूँगा, मरने वाले रोल नहीं करूँगा।
पर मरने से तो लोग अमर हो जाते हैं, यहाँ पे कितने लोग तो मरे हैं। हाँ, लेकिन वो फिल्मों में भी अमर ही हो जाते हैं अच्छा, ऐसा फिर है? मर ही जा। तो सी इफ यू आप मर रहे हो फिल्मों में, फिर वो आप हीरो कंसिडर नहीं होता वो। अच्छा, ओके। आपने कोई एक आध फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस कर लिया वो अलग बात है, बट यू कैन नॉट डू सच काइंड्स ऑफ रोल। सी इफ यू वांट टू बी अ हीरो, यू रियली हैव टू बी अ हीरो इन पर्सनल लाइफ एंड द सिलेक्शन ऑफ योर वर्क शुड बी गुड। आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो मेरा स्टार्ट ही एक्चुअली हीरो से हुआ था। हाँ, और मेरे आँख के सामने गोविंदा जी जैसा सुपरस्टार था जो बहुत सिलेक्टिव काम करने वाले व्यक्ति थे। तो मैं ऐरी गैरी फिल्में नहीं करता था। मैंने बहुत फिल्में हिंदी की छोड़ी हैं, बड़ी बड़ी फिल्में छोड़ी हैं। तो एक फिल्म तो मैंने छोड़ दी थी एक मेकर की, क्योंकि उसमें उर्मिला मातोंडकर मुझे नहीं मिलती। तो उर्मिला वॉज देयर इन द फिल्म, और मैं उस वक्त कर रहा था दिल ने फिर याद किया, जिसमें मेरे साथ तब्बू और पूजा बत्रा हीरोइन थी। पूजा बत्रा नहीं थी, लेकिन शी वॉज मिस इंडिया। तो आई वॉज वर्किंग विद अ मिस इंडिया, और इतनी बड़ी फिल्म थी। हाँ। तो मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे को उर्मिला मातोंडकर नहीं मिलती। अच्छा, ऐसा है। तो आई लव दैट फिल्म। नितिन मनमोहन जी की फिल्म थी, फिर वो बन रही थी, फिर मैंने मना कर दिया, तो फिर वो फिल्म ही नहीं बनी। फिर वो कुछ नई पड़ोसन करके उर्मिला जी ने भी फिल्म नहीं की, और फिर वो नई पड़ोसन बन गई। तो ये सब यादें हैं। हाँ। तो आई वॉज वेरी चूजी अबाउट माई वर्क। मैंने उस वक्त बहुत सारे टेलीविजन शो आते थे लीड में, मैं नहीं करता था। मुझे ऐसा था उस वक्त, एक्चुअली समय ऐसा था कि लोग कहते थे कि अगर इन्होंने टीवी कर लिया तो ये टीवी स्टार हो गए। हाँ, ऐसे था तभी टाइम। राइट। मतलब आज जो सिनेमा इतना बड़ा है कि आज आर्टिस्ट इतना फ्लेक्सिबल हो चुका है कि वो टीवी भी कर रहा है, वो ये भी कर रहा है। वो टाइम में बोलते मुझे अच्छा नहीं लगता ज़माना कि मैं इतना पुराना हो रहा हूँ। लेकिन ये सत्य है कि वो टाइम में आप सब कुछ नहीं कर सकते थे, और अगर आप 4-5 पिक्चर एज ए हीरो कर रहे हो तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, क्योंकि देखो किसी ने आप पे करोड़ों रुपया लगाया है। अगर वो ज़माने में मेरे पे 3 करोड़ लगे हैं, जब 13-14 लाख रुपए में लोखंडवाला में एक फ्लैट मिलता था, तो मतलब आप समझो कि 10-15 करोड़ आज के हैं। तो किसी प्रोड्यूसर ने अगर मुझ पे 10-15 करोड़ लगाया है, तो आई हैव टू सी टू दैट कि मैं हीरो रहूं। अगर मैं उसकी फिल्म में हीरो हूं, तो मैं दूसरी फिल्म में बचपना कैसे कर सकता हूं? उसके पैसे डूब जाएंगे भाई। वो किस नज़र से मुझे बेचेगा इंडस्ट्री में? तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसे बहुत पैसे मिलते थे, रोज़ मिलते थे, लेकिन नहीं यार, किसी ने मेरे पे पैसे लगाए हैं, तो मुझे वो ध्यान रखना है उसका। तो बहुत फिल्में छोड़ी, लेकिन ठीक है, स्ट्रगल भी रहा, बहुत स्ट्रगल रहा, लेकिन बहुत सीखने भी मिला। और फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में घुसे, तो उस वक्त 1.5-2 साल कुछ अच्छा काम नहीं आ रहा था भोजपुरी के इनिशियल इयर्स में। हाँ, जब भोजपुरी करने से पहले 1-1.5 साल का जो बीच में जो प्रॉब्लम आई थी, उसमें अच्छा काम नहीं आ रहा था मुझे हिंदी से। एंड आई वॉज अप्रोचिंग फ्यू गुड प्रोड्यूसर्स एंड दे वर लाइक हाँ विनय जी हम काम कर रहे हैं। क्योंकि आप अप्रोच सिर्फ उन्हें करते हो जो चल रहा होता मार्केट में। हाँ। जो अच्छा मेकर है, जो अच्छा मेकर है वो हमेशा चलेगा जी। तो वी यूज्ड टू कॉल देम मीट, तो वो हमेशा हाँ विनय जी करते हैं, हम लिख रहे हैं, यू आर अ गुड एक्टर, गुड डांसर, लेकिन वो काम उनका कभी आया है नहीं। और मैंने बोला इनके चक्कर में रह के मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता। हाँ, सही बात है, क्योंकि वक्त भी भाग रहा होता है, एंड दैट एन आर्टिस्ट अंडरस्टैंड्स दैट कि यार टाइम चला जाएगा, 5 साल ऐसे बैठे बैठे चला जाएगा, यू नो, इट्स नॉट गुड। फिर फैमिली प्रेशर, घर चलाने की चिंता, बहुत सी चिंता लाइफ में होती है इंसान को। तो आप ऐसे बैठ नहीं सकते राइट कि नहीं जी मुझे यश चोपड़ा ही साइन करेगा, मैं उन्हीं की फिल्म करूँगा। यू कैन नॉट सिट लाइक दैट। तो काम करना था, और भोजपुरी फिल्म मिली तो कर लिया, घुस गए। तो फर्स्ट फिल्म आपको कैसे, मतलब आई रिमेंबर आपके पॉडकास्ट में आपने कहा है कि आपके घर पे कोई पेंट कर रहे थे और उन्होंने आपको रेकमेंड किया था टू अ डायरेक्टर, एंड सो वाज दैट रियली हाउ यू स्टार्टेड, मतलब दैट वाज हाउ यू गॉट योर फर्स्ट मीटिंग? हाँ, मैं घर बैठा हुआ फ्रस्ट्रेटेड था, बैठा हुआ था, क्योंकि एक आदमी और एक व्यक्ति जो बहुत काम करना चाहता है वो घर बैठेगा तो कैसे चलेगा। और कोई फ़ोन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो ये पेंटर जो आए थे भाई साहब हमारे घर में, ये पेंट कर रहे थे, और मुझे बोलता है कि भैया एक बात पूछिए। मतलब पूछिए, ऐसा लगता है आपको कभी कहीं देखा है।
आप हीरो हैं कहाँ? ओ लो मैं आ गया, मैं थे कहाँ? मैं बोला नहीं यार वो कोई और है। अच्छा। फिर मैंने बोला चलो बोल ही देता हूँ यार। हाँ, मैंने बोला हाँ मैं ही हूँ। अरे भैया, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा काम किए, बहुत अच्छा एक्शन किए, अच्छा डांस करते हैं। अरे आप तो गोविंदा के भांजे भी हैं, अच्छा। ये वो दुनिया भर की शुरू हुई। फिर बोलने लगा भैया काहे आप, काम वाम थोड़ा ठंडा चल रहा है। मैं बोला हाँ यार। मैं बोला तुम्हारी तरह तो हम काम नहीं कर सकते कि रोज़ निकल जाओ, हमारा प्रोफेशन है एक्टर का, जब तक अच्छा रोल नहीं मिलेगा मैं काम नहीं करूँगा। बोला अच्छा। बोले भैया एक डायरेक्टर है रंजन, तो आप मैं बात करवा दूँ उनसे? मैं बोला यार करवाई दे, अभी तो काम धंधा तो है नहीं, तो करवाई दे भाई, थोड़ा हमारा भी टाइम पास हो जाएगा, बात करा दो भाई तुम। तो उन्होंने फ़ोन लगाया और रंजन जी ये जय हनुमान और बड़े बड़े माइथोलॉजिकल डायरेक्टर, तो बहुत सम्मान दिया रंजन भैया का। मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ रंजन भैया को। और मुझे बोला विनय भैया कैसे हैं, अरे आप कितना अच्छा काम करते हैं वो करते हैं, मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ भोजपुरी, तो करिएगा। मैंने बोला क्यों नहीं करूँगा, फिल्म होती है ना, और कोई एलियंस के लिए तो बनती नहीं है, लोगों के लिए तो करूँगा क्यों नहीं। पहले तो आपने ऐसा सवाल क्यों किया? बोले नहीं कई लोग नहीं करते हैं रीजनल, आप मेन स्ट्रीम सिनेमा के हीरो, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हो, आप करोगे? मैंने बोला मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन रोल हीरो का होना चाहिए। बोले नहीं हीरो ही है। मैं बोला मैं साइड रोल नहीं करता। बोले ठीक है मैं बताऊँगा आपको। एंड देन ज्योति हैड एंटर्ड इन माई लाइफ एंड देन लॉट ऑफ स्ट्रगल्स। वो देख रही है कि आई वॉज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, बहुत प्रॉब्लम, और मैं किसी से पैसे भी नहीं मांग पा रहा था, कुछ नहीं चल रही थी, कट रही थी ज़िंदगी। तो अब ज्योति के घर वालों का प्रेशर आ गया कि भाई ये विनय के साथ बहुत घूमती है, उनके पिता को और सबको चिंता होने लगी। झूठ बोल बोल के शी यूज्ड टू से कि मैं यहाँ जा रही हूँ, ऑडिशन में जा रही हूँ, काम पे जा रही हूँ, और मुझसे मिले। और ज्योति का बहुत मुझे सपोर्ट रहा। अगर ज्योति मेरे लाइफ में नहीं होती तो मेरे जीवन में सिर्फ अंधेरा होता। तो शी केम लाइक अ सन, लाइक अ बल्ब नहीं बल्ब बोलूँ सन बोलूँ, जो बोलना है आपके, अभी आप जो बोल हाँ, मतलब एक रोशनी की तरह वो आई मेरी ज़िंदगी में, और उसने मेरा घर और मेरा जीवन रोशन कर दिया। आई वॉज गोइंग थ्रू बैड पैच, लेकिन वो इतना उसका प्यार और उसका जो ऑरा है ज्योति का, जो उसकी प्रेजेंस है, उसने मेरे दुख और मेरे गम को भुला दिया। एंड शी वॉज लाइक, लेकिन फिर अचानक से एक दिन जो उसके मम्मी डैडी के यहाँ से फ़ोन आया, देन शी वॉज क्राइंग एट दैट टाइम कि तुम अभी आओ बात करो। और मैं अंदर से एकदम डरा हुआ। मैंने बोला यार अभी काम भी मेरा कमज़ोर चल रहा है और अभी शादी करने बोल रही है। आई वेंट, मैंने बात किया उनके डैडी से, एंड डैडी ने बोला कि बेटा ये ऐसा नहीं चलेगा, मिलना आप अपने घर वालों को बोलो, आपके घर से कौन आएगा बात करने। मैं बोला मेरे घर पे तो मेरे डैडी जो हैं वो विरार में रहते हैं और मैं गोविंदा जी के घर रहता हूँ, तो वही आएंगे बात करने के लिए। तो देन गोविंदा जी के माय मासी कामनी खन्ना जी सपोर्टेड मी अ लॉट बिकॉज मेरी मदर मेंटली ठीक नहीं थी, तो शी स्टूड एज अ मदर कामनी खन्ना जी, एंड गोविंदा जी केम एज लाइक अ फादर टू मी, और दे बोथ केम। और बात हुई कि एक साल का एक बोले अभी रोका कर लेते हैं और 1 साल बाद शादी करेंगे। तो दैट हैपेंड। ज्योति का पैर इतना अच्छा रहा, जैसे वो शादी करके आई। नवीन सिंह है हमारे सुल्तानपुर के प्रोड्यूसर, ही केम होम के रंजन जी ने भेजा है साइन करने के लिए, एंड ही वॉज विद द मनी। रात में शादी हुई, नेक्स्ट डे ही वॉज आउटसाइड द हाउस स्टैंडिंग विद द मनी, कि आपका फ़ोन नहीं लग रहा है, आपका एड्रेस पता चला और मैं आ गया हूँ। और मुझे भी समझ में नहीं आया, देखो कितना बड़ा लक है ज्योति का कि वो आई, और दूसरे दिन से मैं बिज़ी हो गया। मतलब बोले शादी वादी, बोले कहीं आप हनीमून पे निकल रहे हो क्या? मैंने अंदर से सोचा ऐसी स्थिति तो है नहीं। मतलब यू वॉन्ट बिलीव के इट वॉज वेरी टफ टाइम एट दैट टाइम। और मेरे जीवन की मैं यही बोलूँगा, नज़र ना लगे किसी की, लेकिन ज्योति इज़ माई एवरीथिंग।
So how did you meet her? आप लोग मिले कहाँ पहली बार? एक फिल्म मैंने साइन की थी पद्मालया की, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया के बाद, एंड वो बन रही थी, बैचलर्स नाम था उसका, Okay. और आई वाज साइंड एज अ हीरो एंड साना यदि रेड्डी, साउथ इंडियन डायरेक्टर, वाज द डायरेक्टर. तो उसकी मीटिंग थी. तो एक हमारे एक सेक्रेटरी हैं अमर बाबू, ही कॉल्ड मी कि एक लड़की है, विनय जी आर यू डूइंग दैट फिल्म, आप देख लो, इफ़ शी इज़ गुड इनके साथ काम कर लो, सिमरन की बहन है, साउथ स्टार सिमरन. तो मैंने सोचा यार सिमरन की बहन है तो सिमरन जी खुद इतनी टैलेंटेड है, आई लव हर लाइक एनीथिंग. मैं बोलूँगा सिमरन, शी इज़ द बेस्ट आई कैन से, कि मेरे को सिस्टर इन लॉ मिली है, इतनी प्यारा नेचर है, इतनी डाउन टू अर्थ है, एंड सो हार्ड वर्किंग, इतना नाम कमाया साउथ में. मैं बोला सिमरन जी की बहन है तो अच्छी ही होगी, टैलेंटेड है, टैलेंट वाले खानदान से. तो बोले शाम में शी इज़ कमिंग टू मीट द डायरेक्टर, तो आप भी रहना. तो मैं भी चला गया, क्योंकि आई वॉज वेरी कीन, कि मैं चाहता था कि यार मुझे मेरे हीरोइन अच्छी होनी चाहिए. क्योंकि हिंदी में क्या होता है, अगर थोड़ी सी हीरोइन ख़राब होना, भगवान ना करे, इफ़ शी डजंट लुक लाइक अ हीरोइन, सी अ हीरोइन हैज़ टू लुक लाइक अ हीरोइन. दिस इज़ द प्रॉब्लम इन हिंदी मार्केट, That is true. हिंदी और एनी मार्केट. तो अगर वो थोड़ा सा करेक्टर जैसा था, अगर उसमें मिसकास्ट हो जाएगा मामला, तो पूरी फिल्म खराब हो जाएगी. मेरा ये मानना है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी आर्टिस्ट, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर हीरोइन है तो वो सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि वो दुल्हन होती है. मतलब आप डेकोरेशन करोगे करोड़ों की, और अगर हीरोइन ही ठीक नहीं है, दुल्हन ही ठीक नहीं है शादी में, तो खैर दुल्हन से कंपैरिजन करना ठीक नहीं होगा. हर पिता की बेटी जो होती है उसके लिए परी होती है. लेकिन फिल्म लाइन में आप कास्ट कर रहे हो, द हीरोइन शुड लुक लाइक अ हीरोइन, लुक्स होने चाहिए. तो ज्योति को जब मैंने देखा, तो मैंने देखा शी वॉज शाइनिंग लाइक अ स्टार, मतलब ऐसे शी वॉज वेयरिंग ब्लैक, आई रिमेंबर. और मैंने उसको ऐसे देखा है, मैंने बोला यार ये लड़की से मेरी शादी होनी चाहिए, काश ऐसी लड़की मुझे मिलती. सिर्फ इतना अंदर मैंने बोला. हाँ. और पता नहीं, मैं जिम चला गया शाम को, अचानक वहाँ टकरा गई, जैसे कि किसी ने प्लांट किया हो. ईश्वर ने प्लांट किया, नहीं तो मेरे जैसे व्यक्ति के साथ रुकना भी बड़ा मुश्किल है. मैं बहुत सीधा साधा बोरिंग सा व्यक्ति हूँ. तो हम लोग मिले एंड ज्योति से बात हुई, और ज्योति का भी एक अफेयर टूटा हुआ था. Okay. शी वॉज नॉट हैप्पी विद सम रिलेशनशिप एंड शी सेड कि मेरा ऐसा ऐसा हो गया है. और मेरा भी टूटा हुआ था, वो भी टाइम हो गया था. लेकिन आई वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई वर्क, और बस वो प्यार हो गया. वो एक दोस्ती जमने लगी. शी स्टार्टेड कॉलिंग मी. आई वॉज द फर्स्ट टू कॉल हर, जो हमेशा लड़के ही करते हैं. हाँ. तो अच्छा हुआ, ईश्वर की बड़ी कृपा रही, एंड शी सपोर्टेड मी. पैसे नहीं होते थे तो मुझे पूछती थी तुम्हारे पास पैसे हैं कि नहीं. बेचारी अपना पॉकेट मनी भी मुझे दे रही थी, क्योंकि उसको मालूम था इसने घर लिया है, अभी ये सारी चीज़ें, काम ये रॉन्ग कर नहीं सकता, क्योंकि खुद आर्टिस्ट है. तो वो समझ सकती थी कि यस इज विनय आनंद, बट ही कैन नॉट डू एनी सेकेंड थर्ड फिल्म. कुछ कर लेगा ऐसा नहीं है, करेगा तो सिलेक्ट करेगा, काम करेगा, और इसमें आर्टिस्टों को प्रॉब्लम्स आती है. तो एक अंडरस्टैंडिंग वाइफ मिलना, और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है. नहीं तो अक्सर लोग डर जाते हैं किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ के जो रेगुलर कमाता ना हो, क्योंकि इट्स अ रिस्क, वेरी बिग रिस्क. तो शादी हुई एंड तकदीर बदल गई. आई टोल्ड यू, मैंने तौसे प्यारबा फिल्म का नाम था, रश्मि देसाई वॉज माई हीरोइन, और बस आफ्टर दैट नो लुकिंग बैक. ये हो गया मार्केट में कि विनय आनंद है, गोविंदा का भांजा है, डांसर बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन्ड है, टाइम पे आता है, वर्कहॉलिक है, अल्कोहलिक नहीं है, लड़कियों के साथ कोई लफड़ा नहीं करता है, टॉर्चर नहीं करता है किसी को, तमीज़दार है, जितना डायरेक्टर कहता है उतना करता है, काम करता है, ईमानदार है. देयर वाज लॉट ऑफ वर्क फॉर मी. Yeah, you did very well. Yeah, and I'm very thankful to भोजपुरी इंडस्ट्री. भोजपुरी इंडस्ट्री मेरी जान है, और बिहार मेरी शान है. तो मैं यही बोलूँगा कि
जो उस धरती से मुझे मिला है मान सम्मान, वो मुझे कोई नहीं दे सकता, मुझे मालूम है। जो अपरम प्यार, प्रेम, आशीर्वाद हर घर से, और कई मैंने ऐसे टेलीविज़न शोज़ किए, जैसे बिग मेम साहब है, गृहलक्ष्मी है, उसको मैं एंकर करता था, गृहलक्ष्मी, बिग मेम साहब, भौजी नंबर 1, ऐसे 7-7, 8-8 सीजन्स मैंने किए। तो घर घर में मुझे जितनी लेडीज़ हैं, हाँ, सब। भौजाई लोग सब देवर की तरह, और इतना प्यार करते कि मैं उस वक्त एक ऐसा हीरो रहा हूँ। जब मैं वहाँ पे शूटिंग करता था, तो लेडीज़ लोग घर से बाहर मुझे फ़ोटो खिंचाने के लिए आ जाती थी। हालांकि बिहार में ऐसा होता नहीं है कि कोई हीरो बाहर शूटिंग कर रहा है तो कोई महिला आ जाए। द हस्बैंड्स आर वेरी लाइक कल्चर्ड में रहती हैं, घूंघट में रहती हैं, लेकिन वो मुझे देख के इतना खिलखिलाती हुई, जैसे कि कोई घर का बच्चा आ गया हो या घर का देवर आ गया हो, या विनय, अरे विनय आनंद है, अच्छा, अरे चलो 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 फोटो खिंचाते। तो इतना प्यार, और मेरे पे ऐसे हाथ रख लेंगे, कमर में हाथ डाल दिया, सर पे डाल दिया, कैसे ऐसे पकड़ लिया, और पति फोटो खींच रहे हैं, अरे वाह। और उनको भी बुरा नहीं लग रहा है कि मेरी पत्नी क्या कर रही है। तो ये अपनापन जो मैंने टेलीविज़न शो से और जो मेरे बिहेवियर से कमाया, जो उन्हें मेरे संस्कार समझ में आए, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मुझे इतना प्यार उन्होंने दिया कि एक देवर की तरह, या अपने घर में एक अपने भाई की तरह, छोटे भाई की तरह माना, या जैसे भी माना, जो इतना प्रेम और सम्मान दिया, उसके लिए मैं बिहार की मेरी जितनी भौजाई बाड़ी, जितनी मेम साहब लोग बाड़ी, सबके हम यहाँ से प्रणाम करता नहीं। अरे वाह। तो जनरली क्या होता है ना, जब भी इंडस्ट्री में कोई होते हैं, कोई आर्टिस्ट, और उनकी वाइफ काम नहीं करती हैं, जो भी एक्टर थी, तो इमीडिएटली ना लोगों को ये लगता है इन्होंने अलाउ नहीं किया उनको काम करने के लिए। ये हमेशा आता है कि द सेम क्वेश्चन आस्क्ड टू अक्षय कुमार आल्सो, कि आपने ट्विंकल जी को आगे काम क्यों नहीं करने दिया। हाँ, सो आई एम आल्सो गोइंग टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन, क्यों ज्योति जी को काम क्यों नहीं करने दिया? ज्योति जी खुद काम नहीं करना चाह रही थी। ज्योति जी को ऐसा था कि उनके कुछ बोले यार मैं करूँगी तो अच्छे लोगों के साथ करूँगी, नहीं तो काम नहीं करूँगी। एंड आई बिकेम बिजी एंड शी यूज्ड टू कम विथ मी टू द सेट्स। मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरे लुक्स का ख्याल रखा, मेरे कपड़ों का ख्याल रखा, मेरी डिज़ाइनिंग की। देन शी बिकेम द डांस डायरेक्टर। 100 से 150 गाने उन्होंने मेरे शूट किए, और बीच में उनके अंदर काम, फिर से कामना जागी, उनकी जागती रहती बीच बीच में, अंदर की औरत जाग जाती है कि मैं कर रही हूँ काम। ऐसा बीच में होता था, क्योंकि हमें 8-10 साल बच्चे नहीं हुए, बड़ी तकलीफ झेली हम लोगों ने। तो बीच में शी असिस्टेड प्रभुदेवा डायरेक्शन के लिए, तो उन्होंने डायरेक्शन सीखी प्रभुदेवा से, जो बहुत ज्योति जी के अंदर कॉन्फिडेंस और जो उनको जो स्किल सीखने मिला, बहुत अच्छा रहा। तो मैं ये कहूँगा कि मैंने कभी ज्योति जी को मना नहीं किया। स्टिल शी इज़ क्वाइट यंग टू एक्ट, तो शी कैन गो इफ़ शी वांट्स टू एक्ट। लेकिन उनको अंदर से ये लगता है कि नहीं, मेरे बच्चे हैं, मेरा ऐसा है, मैं करूँगी या मुझे वैसा मिलेगा। तो लेट्स सी, उनके स्टार्स और उनकी इच्छा जब जाग जाए उनके ऊपर है, मेरी तरफ से कभी ना नहीं है। मुझे ये बात पता थी, और इसी वजह से मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था। नहीं, स्टार्ट में आई यूज्ड टू फील अ लिटिल जेलस। मुझे थोड़ा सा तकलीफ होती थी कि मैं जानता हूँ ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, या एक मैन क्या सोच सकता है। तो थोड़ा सा मुझे इनसिक्योरिटी रहती थी, लेकिन मैंने कभी उन्हें कहा नहीं कि आप काम मत करिए, कभी नहीं कहा। वो उन्होंने खुद ही नहीं किया, या मैं ये कहूँगा कि शी बिकेम सो बिजी विथ मी। हम लोगों का जो रोमांस है वो इतना आपस में ये हो गया था कि हम लोग दोनों इतने बिजी थे कि ना उनके माइंड में ऐसा कुछ नहीं आया। और फिर शादी हो गई तो लाइफ चेंज हो गई, यू नो। देन वो मेरे साथ शूटिंग्स में जाने लगी। देन इट वाज सो फास्ट कि मेरी तरफ से बिल्कुल मना नहीं है, कभी भी मैंने वैसा नहीं किया, और आप कर भी नहीं सकते आज की डेट में। मुझे ऐसा लगता है यू कैन नॉट स्टॉप अ वुमेन वर्क, और रोकना भी नहीं चाहिए। मैं सबको यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप महिला को रोक के आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, क्योंकि वो खड़ी होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, तो कहीं ना कहीं आप ही के परिवार के काम आएंगी। राइट। और मैं यही सलाह दूंगा जितनी नारी है कि आप लोग ज़रूर आत्मनिर्भर बने, काम करें, और कदम से कदम मिलाकर अपने हस्बैंड्स के साथ चलें, और
हाँ, कुछ परिवार होते हैं जिन्हें नहीं पसंद है, लेकिन वो भी आप तभी शादी करते हो, डिसाइड करते हो, आप डिसाइड करो कि भाई हाँ, मैं ऐसे परिवार में जाऊंगी जहाँ मैं काम करूँ। मुझे उस चीज के लिए परमिशन हाँ, या फिर आप ऐसे बड़े परिवार में जाती हैं या कहीं जाती हैं और आपको बोलते हैं कि आप काम नहीं करोगी, तो दैट इज़ द चॉइस ऑफ अ वुमेन दैट व्हाट शी चूजेस। बट मैं बोलता हूँ आज के हिंदुस्तान में आप किसी नारी को दबा नहीं सकते कि आप काम मत करो, नहीं तो आप ये काम से बाहर चले जाओगे, रिस्क मत लेना, रिस्क मत लेना भैया, कुछ भी हो सकता है। हम भी रिस्क नहीं लेते हैं, कभी भी लोखंड वाला से बोईसर जा सकते हैं, यहाँ से पालघर से आगे, भैया नारी से रिस्क नहीं लेना। डोंट टेक, नारी का सम्मान करो। और गोविंदा जी ने भी मुझे बहुत अच्छा सिखाया है कि बोले वुमेन्स जो होते हैं बेटा वो दुनिया चलाती है। इतनी बड़ी बात बोलते हैं वुमेन्स के लिए कि वुमेन्स दुनिया चलाती। बोले उनको वो उनका सम्मान करो हमेशा, ये बात उन्होंने सिखाई है कि नारी को तो आप कमज़ोर समझना ही मत। आपकी सबसे बड़ी गलती है कि अगर आप नारी सॉफ्ट है, वॉइस में सॉफ्ट है या स्पर्श में सॉफ्ट हैं, तो आप उन्हें सॉफ्ट ऐसा मत समझो, वही दुर्गा है, शी हैज़ द पावर। तो हम लोग नारी को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करते, हम बहुत सम्मान करते हैं। और अभी आपको आपके जो बच्चे हैं तीनों भी, ऑल थ्री आर वेरी क्यूट एंड हैंडफुल होंगे आई एम श्योर, बट उनके साथ में आपका इक्वेशन कैसा है एंड हाउ इज योर? दे आर वेरी गुड। एक तो 11-12 साल के बाद पैदा हुए, ट्रिपलेट्स हो गए, एक साथ 3 हो गए, तो मैं बड़ा कमाल हो गया। बोले 30-40 हज़ार तो पैम्पर का खर्चा था उनके। तो आई यूज्ड टू लाफ कि मैं बोला शुक्र है यार मेरा काम धंधा चल रहा है और मैं कमा रहा हूँ, भोजपुरी फिल्में इतनी कर रहा हूँ। मैं सोचने लगा यार अगर ये पहले वाला विनय होता जब बैठा था घर में, और अगर 3 हो जाते तो मैं क्या करता। सही बात है। 30,000 रुपये पैम्पर का खर्चा है यार। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि जिनके बच्चे होते हैं वो लोग कैसे सब बड़ा करते हैं। तो इट वॉज बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बच्चे होते हैं तो खर्चे होते हैं, तो काम होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। इसलिए बोलते हैं फैमिली प्लान करो। फैमिली प्लान करने का मतलब बड़े बुजुर्गों का ये होता है कि भाई अपने काम धंधे पे ध्यान दो, कल आप घर परिवार चलाओगे तो आपके पास पैसे होने चाहिए, ये कहने। लेकिन वो फैमिली प्लानिंग का कई अर्थ होते हैं जो लोग नहीं समझ पाते कि कहना क्या चाह रहे। अच्छा, कई लोग तो शादी करने से इतना डरते हैं, देखिए स्कैड, अरे नहीं यार शादी मैं नहीं करूँगा यार, काम नहीं है। बिल्कुल। तो पता चला इतने साल निकल जाते हैं बिना शादी के। तो समवेयर यू हैव टू रिलाई ऑन गॉड एंड योर कर्मा एंड योर वर्क। आप ऐसे नहीं कर सकते यार मैं एस्टैब्लिश नहीं हुआ तो मैं शादी नहीं करूँगी, मैं एस्टैब्लिश नहीं हुआ तो मैं शादी नहीं करूँगा। अरे बुढ़ा जाओगे भैया। यू हैव टू टेक अ रिस्क। आप अपने समय पे सभी लोगों से कहूँगा, जितने लड़के हैं जिनकी माँ पीछे पड़ी होगी कि बाबू शादी कर ला, हम ये कब कि भैया शादी कर ली और सब चीज़ अपना ऊपर मत छोड़ी, भगवान के ऊपर कुछ छोड़ी, है ना। भगवान करेंगे, चमत्कार करते हैं यहाँ संसार में चमत्कार होता है। आप भगवान पे ट्रस्ट तो करके देखो, आपके साथ भी चमत्कार होगा। So आज अब जब वो आई थिंक 7-8 years old, now your kids? मेरे बच्चे 8 साल के हो गए हैं, 2 लड़की 1 लड़का है। एक का नाम है बेटी जो है विराजनी है, एक अपना प्रीति है, और लड़का जो है उसका नाम अभी हम चेंज कर रहे हैं, वर्धमन रखने वाले हैं। अच्छा। विवान का नाम शायद हम वर्धमन रखेंगे, बात चल रही है। ओके। तो तीनों बच्चे हैं, तीनों अलग अलग हैं, तीनों के नेचर अलग अलग है। विराजनी इज़ वेरी 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 सिंसियर। 8 साल की है लेकिन सिंसियरिटी छलकती है उसके अंदर। और प्रीति जो है वो बहुत शी इज़ लाइक अ क्यूट गर्ल, एकदम डैडी, उसके अंदर बचपन आया है थोड़ा सा। शी इज़ प्लेइंग हर एज। विवान थोड़ा सा स्पोर्ट्स में क्रिकेट व्रिकेट खेलने जाता है एंड थोड़ा सा मुझे बेवकूफ़ कंसिडर कर। क्यों क्यों क्यों? बच्चे जो होते हैं उनको हमेशा यही लगता है कि यार डैडी जो है, यार डैडी अपनी छेड़ते रहते। तो वो स्मार्ट अभी से बन गया है, 8 साल का है लेकिन क्या डैडी आप ऐसे बोलते हो डैडी,
नहीं डैडी, शी इज एक्चुअली वेरी क्लोज टू हर मॉम। जो लड़के होते हैं मैंने देखा वो हमेशा अपनी माँ के तरफ ज़्यादा होते हैं, और यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है कि माँ की बात ज़्यादा करेगा। बात मेरी मानता है, लेकिन मैंने देखा है माँ, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, माँ होती है। हाँ, तो फिर आपके पास तो दोनों majority है ना। बेटियाँ, मैं हाँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों बेटियाँ जो हैं वो मेरे बहुत क्लोज हैं। तो आपके पास मेजोरिटी है। हाँ, मेरी बेटियाँ मेरे बगैर नहीं रहती, और मेरा बेटा जो है उसको 1 महीने के लिए ले जाए माँ कहीं, तो 10 दिन में अगर एक फ़ोन आ जाए कि डैडी कैसे हो, हाँ, ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग। तो मुझे अजीब भी लगता है और अच्छा भी लगता है कि चलो अच्छी बात है, अगर ये इंडिपेंडेंट। इतना स्ट्रॉन्ग है, अगर ये विनय आनंद नहीं है, मेरी तरह सेंसिटिव नहीं है, तो अच्छी बात है। क्योंकि मेरे जितना सेंसिटिव होना भी आज की डेट में अच्छी बात नहीं है, या मैं वो जो ओवर भूला हूँ। हाँ, हम लोगों को कुछ लोग थोड़ा बेवकूफ़ भी कंसिडर कर लेते हैं, ज़्यादा भोले होते हैं ना, लेकिन भोलों के साथ वी से ना दैट गॉड इज़ विद भोला पीपल। हाँ। तो हम लोग थोड़े से लकी लोग हैं, हाँ, ये हो जाता है थोड़ा। राइट। हमारे जैसा विनय आनंद जितना भोला नहीं होना चाहिए किसी को, नहीं होना चाहिए। नहीं, आज की डेट में नहीं। बट अभी भी तो आप वैसे ही हैं। हाँ, अब बदलूंगा कैसे मैं? तो वही तो कह रही हूँ, तो अब गाय जो है वो बैल तो बन ही नहीं सकती ना। पर आप ऐसे भोलेपन से ही तो आपने काम भी तो किया, इतना सारा, इतना प्यार पाया आपने, उसी वजह से ना। हाँ, लेकिन थोड़ा नेचर मेरा सीधा है। मैं थोड़ा सा, मुझे भी फील होने लगा अभी कि मैं थोड़ा सीधा हूँ। हाँ, हाँ, थोड़ा सीधा हूँ। आई एम नॉट वेरी स्मार्ट इन माई लाइफ, बट आई फील समटाइम। बट इट वर्क्स फॉर यू। देखिए हर किसी हाँ, इट का वर्क्स तो- फॉर मी। हाँ, मुझे इतना प्रेम मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, मैंने इतना काम कर लिया, इतना सक्सेसफुल हूँ, तो ठीक है। ठीक है ना, कौन जज कर सकता है किसको क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना लेकिन कभी कभी मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, दे आर ओवर स्मार्ट। कुछ एक आध ही काम किया होता है, 2-3 फिल्में आई होती है, या एक आध फिल्म चल जाती है तो उन्हें लगता है हम सुपरस्टार हो गए हैं, पगला जाते हैं हाँ, होता है ऐसा। कि मैं तो सुपरस्टार हूँ, हमसे ही भोजपुरी चल रही है भैया, हम ही सब कुछ हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है यार, मैं इतना काम करके तो मैंने कभी चिल्लाया ही नहीं। कि मैं तो जिस दिन पहली फिल्म ही की थी, मुझे लगता है भोजपुरी का कोई स्टार है ही नहीं जो इतनी बड़ी फिल्में कर चुका है। जो लेवल पे मैंने काम किया, भगवान करे ये करेंगे तब करेंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि मैंने कभी इतना हवा नहीं क्रिएट किया एज अ सुपरस्टार, या बहुत ज़्यादा कि हम सुपरस्टार हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं, अरे हम तो टावर बानी, हम तो ई बानी, हम तो वो बानी, ये सब हमने नहीं किया। हमने चुपचाप एज एन एक्टर आके काम किया, बाकी के कलाकारों की इज्जत की। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे भोजपुरी के कुछ स्टार्स हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि चलो यार कुछ भी है, विदाउट बैकग्राउंड आके इतनी मेहनत करके गांव देहात से आके सब लोगों ने अपना नाम बनाया। चाहे कुछ अश्लील गाने ही गाए कुछ लोगों ने, लेकिन फिर बेचारे वो करते भी क्या। मुझे ऐसा लगता है चलो कैसे भी आके कुछ अश्लील ही गा लिया, टू कम इन द आँख में आने के लिए। लोग क्या नहीं कर रहे हैं आजकल, लेकिन चलो मुझे खुशी है इस बात की कि कुछ सुपरस्टार्स हमारे भोजपुरी के हैं जो गांव देहात से आके आज इतने बड़े स्टार बन गए। उनका मैं बहुत दिल से सम्मान करता हूँ। बिल्कुल। कि चलो यार विदाउट बैकग्राउंड, हमारे पास तो फिर भी एक टैग था कि चलो गोविंदा का भांजा है यार, या अरुण आहूजा का पोता है। माई ग्रैंडफादर वॉज ऑल्सो हीरो। तो अगर मान लीजिए इनके परिवार में कोई सुपरस्टार नहीं था, ये नहीं था, और इस तरह से गांव देहात से गाना गा के, एल्बम गा के इस तरह से आना, ये कोई मामूली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बस मैं यही कहूँगा कि मेरे कुछ सुपरस्टार सुन रहे होंगे, जो सब ऐसे नहीं है, कि बस ईश्वर ने आप लोगों को इतना नाम दिया है, थोड़ा सा ज़मीन पे रहना मत भूलिएगा। क्योंकि कुछ नहीं, मेरा ये मानना है कि हम लोग चाहे 10 प्रॉपर्टी बना लें, कितना पैसा कमा लें, एक ना एक दिन सबको यहाँ से निकलना है। यू हैव टू गो। सो कुछ नहीं जाने वाला है, सिर्फ जो प्यार और मिलनसार जो हम लोगों से मिलेंगे, सम्मान करेंगे एक दूसरे को, वही सब कुछ है। बिल्कुल। सो ठीक है यार, आप स्क्रीन के सामने जब हीरो रहते हो, अब मैं क्या क्या बन जाता हूँ, कभी मैं किसी हीरो में पोस्टमैन हूँ, कभी दरोगा बन जाता हूँ, हम दरोगा हैं, किसी में भैया पोस्टमैन हूँ, भैया किसी में कुछ कॉमेडी कर रहा हूँ, कभी किसी में कुछ,
तो अलग अलग किरदार हम लोग निभाते हैं, बिल्कुल। तो वो किरदार आप निभाइए, हम्म। लेकिन भैया वो किरदार से रहुआ लोग बाहर भी निकली। जब डायरेक्टर बोले कट, तो नॉर्मल, हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम लोग इंसान हैं भाई। तो आप बोलते स्टारडम कुछ लोगों का सर चढ़ता है। हाँ, वो बहकते हैं, लेकिन वो भी ठीक हो जाएंगे। जिनका चढ़ता है वो भी एक टाइम आएगा जब वो फील करेंगे कि यार ये हमने क्या किया, रिग्रेशन होगी। तो तोल मोल के थोड़ा बोलें सब लोग तो अच्छा है। और इंडस्ट्री के लिए हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ सुपरस्टार्स ऐसे हैं जिन्होंने संस्कृति रखी, जैसे मनोज तिवारी जी ने अपने संस्कार नहीं भूले। कभी उन्होंने अश्लील चीज़ें या अश्लील हरकत नहीं की। पर्दे पे गरिमा, एक मैंने मनोज जी की कुछ फिल्में देखी, तो मनोज जी हमेशा उसमें कुछ ना कुछ समझाते हुए नज़र आते थे। तो उनका जो सोशल जो वो करते हैं, हाँ। वो उनकी फिल्मों में भी नज़र आता था मुझे कि ना ऐसे ना करे के चाहिए, ये ना करे कि तुम्हें, वो उसमें भी मैंने देखा मनोज जी कुछ ना कुछ अच्छा ज्ञान बांट रहे होते हैं, कुछ अच्छी सी चीज़ें समाज को दे रहे थे अपनी फिल्मों के ज़रिए। तो उनकी ये चीज़ें अच्छी लगी। रवि किशन जी को मैंने देखा किस तरह से उन्होंने एक अपना हीरोइज़म रखते हुए एक इंडस्ट्री बनाना, एक तरह से चलना, बड़े बड़े अवार्ड फंक्शंस करवाओ, बड़े बड़े पार्टियाँ दो, तो एक इंडस्ट्री को वो एक एक्टिव रखते थे। हाँ। कि यार कुछ हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, भाई शाम को मुहूर्त हो रहा है जी, कहाँ हो रहा है, अच्छा जी हॉलीडे इन में हो रहा है। तो एक वो रखते थे कि भोजपुरी इंडस्ट्री थोड़ा ऊपर आए, ये हो। तो ही वर्कड, इंडस्ट्री के बारे में सोचा रवि भैया ने। दिनेश लाल यादव निरुआ ने एक अलग मकाम हासिल उन्होंने किया। IB के मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो नंबर 1 स्टार घोषित हुआ अपने दम पर। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। मुझे दिनेश जी की परिवार के लोग बड़े पसंद हैं। बिरहा गायक विजय भैया, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। हमने एक फिल्म की थी त्रिनेत्र, तो एज अ पर्सन मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। और निरहुआ भाई जो है, वेन एवर ही मीट्स, वो इतना प्रेम भाव से मिलते हैं कि वो हाथ पकड़ लेंगे तो मेरा हाथ पकड़ के ही बैठेंगे। तो वो जो ही गिव्स दैट लव, कि अगर वो लड़की होती तो मैं उससे शादी कर लेता। अब मजाक कर रहा हूँ। बोले इतना मतलब इतना मिलनसार कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है निरहुआ जैसा। मतलब जैसे भाईपना, मतलब ऐसे पकड़ा ना अभिनय, तो ऐसे हाथ पकड़ के रखा हुआ है, तो वो प्यार, वो वाइब्रेशन आना, मतलब इतना प्यारा आदमी मैंने नहीं देखा भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो देखो बीच बीच में मेरे जोक आते रहते हैं एंटरटेन करने के लिए, तो बुरा मत मानना कोई, लेकिन ही इज़ अ वेरी वेल बिहेव्ड पर्सन। सुपरस्टार तो है ही भाई, नेता भी बन गए, वहाँ पे भी अच्छा काम किया, अब फिर से हीरोइज़म में तो वहाँ ध्यान दे रहे हैं। तो ये अच्छे लोग जो होते हैं ये कभी बहुत सारे रूप लेते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो है, अब पवन सिंह के साथ एक फिल्म की थी, लेकिन उसमें कभी पवन के साथ कभी आमना सामना हमारा ज़्यादा हुआ नहीं, तो पवन सिंह से बहुत कम मिला। कुछ रियलिटी शोज में मिला, तो पवन बाबू से मेरा बहुत ज़्यादा वार्तालाप, क्योंकि आई डोंट नो हिम एज अ ह्यूमन, कि वो व्यक्ति अपने जीवन में कैसे हैं, उतना ना वो मुझे जानते हैं कि विनय आनंद कैसा व्यक्ति है। तो खेसारी भाई के साथ एक आध दो बार मिला, खेसारी भाई के साथ उतना मेरा कभी बातचीत हुई नहीं, बट ही इज़ गुड, अच्छा काम कर रहे हैं। तो आई फील गुड कि ये लोग सब लोग अच्छी फिल्में बनाएं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। मेरी 2-3 साल पहले मैंने एक फिल्म की थी भोजपुरिया में दम्बा, उसके बाद में मेरे प्रोडक्शन की फिल्म है, हिंदी फिल्म है मकान। क्योंकि जब मैं 10-11 साल 12 साल से जब भोजपुरी फिल्में कर रहा था, तो जितने मेरे फैंस, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, और जितनी भी हिंदी फिल्में मैंने की, उसके जितने भी लोग मुझे मिलते थे, कहाँ पे भी मिलते थे, जो पहचान लेता था कि यार ये तो आमदनी अठन्नी का हीरो है, या लो में आ गया कि है, दिल ने फरियाद किया, सौतेला, वो हमेशा पूछते थे भैया आप हिंदी से क्यों गायब हो गए? सुना है आप भोजपुरी के स्टार बन गए हैं। अब वो लोग भोजपुरी पिक्चरें नहीं देखते थे, क्योंकि गुजराती आदमी क्यों भोजपुरी देखेगा, वो तो गुजराती देखेगा या हिंदी देखते हैं।
तो ऐसे बहुत हुआ, मराठी वाले जो हैं जो भोजपुरी नहीं देखते तो वो बोले अरे विनय आनंद बरं केलं होतं तुम्ही काम आमदनीमध्ये, तो आम्हाला तुम्हाला बघायचं आहे हिंदीमध्ये. तो ये दिमाग में मेरे रह गया, मैंने बोला यार एक बार हिंदी किया जाए. तो कोविड हुआ था, हम सबकी नौकरी बंद थी, हम लोग सब घर में थे. फिर हम लोग ने फिल्म प्लान की, कोविड ख़त्म हुआ तो मैंने ये फिल्म बनाई. 2 साल मुझे लग गए, बहुत कन्विक्शन से ये फिल्म बनाई है. सुमित नवल मेरे ब्रदर इन लॉ, उन्होंने डायरेक्ट की है. ही असिस्टेड राम गोपाल वर्मा. इसमें क्रिएटिव डायरेक्टर्स में मेरी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है, सब्जेक्ट में और सब में. शी असिस्टेड प्रभुदेवा. और मेरा एक एक्सपीरियंस हिंदी और भोजपुरी दोनों, मैंने मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के साथ भी काम किया, मैंने मास और ऑडियंस के साथ भी काम किया. तो मेरा एक एक्सपीरियंस है 20 वर्षों का इंडस्ट्री का, वो भी मैंने डाला. तो बीच में मुझे 2-3-4 भोजपुरी फिल्में आई, मैं ले नहीं पाया क्योंकि मैं आई वॉज इन लॉट ऑफ स्ट्रेस. हाँ, मैं आपसे पूछने वाली थी कि बिकॉज यू आर डूइंग वेरी गुड इन भोजपुरी एक टाइम पे, और फिर सडनली पूरा गैप ही हो गया. वो गैप इसलिए हुआ क्योंकि एक तो कोविड आ गया, 2-2.5 साल कोविड ने नमस्ते कर दिया. उसके बाद 1.5-2 साल मेरी फिल्म, हिंदी फिल्म ने नमस्ते कर दिया. तो 3-4 साल जो थे उसके बीच में मैंने किया भोजपुरिया में दम, लेकिन 2-2.5 साल से मैं भोजपुरी फिल्म साइन ही नहीं कर पाया. क्योंकि उसके बाद जो मेरे कुछ लोग थे उन्होंने इंडस्ट्री में फैलाना शुरू कर दिया है कि यार अभी विनय आनंद शायद भोजपुरी नहीं करेंगे. हाँ, तो ये हमारी इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है कि अगर आप हिंदी करते हो तो लिख देते ही इज कमिंग, अरे विनय आनंद का कमबैक हो गया हिंदी में. अगर मैं भोजपुरी अभी करूँगा तो लिख देंगे विनय आनंद का कमबैक हो गया भोजपुरी में. वो बोलेगा हिंदी में, वो भोजपुरी में. अरे भैया ये तोड़म ताड़ी बंद करी, ये हमने लोग के फिल्म इंडस्ट्री बांटे और सबको बांट दिया है, ये भोजपुरी है, ये मराठी है. अरे भाई हम लोग एक संसार में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं. नो डाउट अलग अलग भाषाओं की फिल्में बनती है और मैं तो कलाकार हूँ, मैं तो हर भाषा में काम करूँगा. मैं इधर ही हूँ भैया, मैं तो काम करूँगा. चाहे हिंदी में मुझे मेरा रोल अच्छा रहेगा, मैं हीरो हूँ, मैं आई विल वर्क देयर. भोजपुरी में मेरा रोल अच्छा है, मैं वहाँ काम करूँगा. तो ये थोड़ा सा हुआ और अभी 1-2 मेरे डायरेक्टर्स आए हैं अच्छा सब्जेक्ट लेके, तो लेट्स सी शायद हो जाएगा. वाओ, वेरी नाइस. नहीं, पर हम देखना चाहेंगे आपको हिंदी भोजपुरी जिसमें भी आप करना चाहो. वी वुड लाइक टू सी यू. यू आर अ गुड एक्टर एंड वी लाइक योर परफॉर्मेंस. थैंक यू सो मच. मैं एक्टर अपने आप को कंसिडर करता हूँ. बाकी देखिए हमारा जीवन है, इसमें आपको 1-2 बिजनेसेस करने चाहिए, आपको अलग अलग फिल्में करनी चाहिए. आपको एज अ टेक्नीशियन कल लगता है कि आपको फिल्म प्रोड्यूस करनी चाहिए, करिए, किसने मना किया. आपको लगता है आपको डायरेक्शन करना है, अगर आपको लगता है कि यू कैन बी अ गुड डायरेक्टर, करिए, किसने मना किया. हु इज स्टॉपिंग यू. मुझे ऐसा लगता है हर सोल को पूरा अधिकार है, वो कुछ भी करे और एक जीवन मिलता है भैया, आपको जो करना है आप करिए. आपको किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, हम लोगों को इसलिए पड़ती है क्योंकि हम लोगों को इतने सारे लोगों ने इतने साल देखा है, तो वो सोचते हैं अरे भैया काहे भोजपुरी में नज़र नहीं खे आवत, का बात हो गई भैया. तो बहुत लोग मैसेज करेंगे अरे भैया का भैल काहे भोजपुरी पिक्चर नहीं खे साइन करत. तो मैं लिखता हूँ उनको पोस्ट में कि नहीं भैया. इंस्टाग्राम पे लोग जो फॉलोवर्स करते हैं मैसेज करते हैं कि मैं जल्द कर रहा हूँ भोजपुरी. और एक बात बतावे के चाहता नहीं कि मकान जो हिंदी सिनेमा बनल बाटे वो भोजपुरी में भी डब्बा. अरे वाह. तो रउआ लोग के भोजपुरी के साथ साथ अनेक लैंग्वेजेस में मकान के देखे के मिली. तो हम अपन भोजपुरिया जनता से ये कब के रउआ लोग तो हिंदी भोजपुरी सब देखेलन. तो राउर विनय आनंद के भी रउआ लोग आशीर्वाद दी और हमारे भोजपुरी सिनेमा या हिंदी सिनेमा जे भी होके जहाँ हम बानी, रउआ लोग जरूर देखिए और आशीर्वाद और प्यार दी. वाह, बिल्कुल, आई एम श्योर वो देंगे ये आशीर्वाद और प्यार. बट मैं जानना चाहती हूँ आपका एक्सपीरियंस इन फैंस. जब आपने हिंदी भी किया इतने टाइम में, देन मुझे पता है भोजपुरी के फैंस जो होते हैं ना वो बहुत ही मतलब पूरा लव इज डिफरेंट. बहुत ज़्यादा अलग है. यहाँ के लोग मिलेंगे तो वो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया के हिसाब से, अरे भैया आपने अच्छा काम किया था, कैसे आप वो अपनी बीबी के साथ मस्ती करते थे, वो बीबी ने आपको मारा था, ये था. जब मैं वो फिल्म कर रहा था मैं बड़ा घबराया हुआ था. मैंने बोला यार ये लोग
पत्नियों के साथ मस्ती करते, टॉर्चर करते, कहीं नेगेटिव नहीं हो जाए। हाँ लेकिन वो इतना फनी था कि लोगों ने उसको नेगेटिविटी में लिया बहुत नहीं। अच्छे से लिया लोगों ने। तो घर घर में, पूरी दुनिया में लोग आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया से याद करते हैं। कुछ लोग जो बहुत पहले देखा होता है, उनको अगर रिमाइंड हो जाता है कि अच्छा ही वॉज देयर इन आमदनी, बड़े खुश होते हैं कि हाँ यार वो पिक्चर तो आपकी, वो भी देखी थी, ये भी देखी थी। और भोजपुरी की जो हमारी ऑडियंस है वो एक अलग ही ऑडियंस है। मतलब मैं वहाँ उनका भैया हूँ, विनय भैया, और इतना प्यार, सम्मान, आदर, चरण स्पर्श करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, भाई का, बड़े भाई का दर्जा देंगे, आदर करेंगे। मतलब मैं ये बोलूँगा कि हमारी भोजपुरी की जो ऑडियंस है उनके अंदर ज़रा भी नकलीपन है ही नहीं। वो प्यार करेंगे तो दिल से करेंगे, रिवेंज लेंगे तो दिल से लेंगे। ऐसी ऑडियंस है हमारी। और मुझे तो इतना प्यार करती है कि वो ये नहीं देखेगी कि विनय भैया आए हैं तो भाई हमके जाए के बा ना भैया। मैं अगर पटना से बोलूँगा मैं मोतीहारी जा रहा हूँ 4.5 घंटा, किसी को बोल दूंगा आपको चलना है तो वो एक पैर पे चलेगा। अरे विनय भैया, भैया ने बोला अरे हम चले, भैया चले, अकेला तो नहीं कि फील करत नो। तो ऐसे हैं कि वो साथ देंगे। तो बिहार में तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं शाहरुख खान हूँ। हालांकि मतलब इतना प्रेम प्यार, वो 5 स्टार होटल में गए हुए हैं, वहाँ पे तो भाई उसका मैनेजर, मेन हेड आके मिल रहा है कि आप हमारे होटल में आए हैं सर, आपका स्वागत है। वहाँ पे रेडियो मिर्ची में वहाँ के हेड आ रहे हैं या वहाँ के एंकर्स आ रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं आप रेडियो सिटी। तो वहाँ पे वी आर स्टार्स, वी आर सुपर स्टार्स। वो उतना प्यार, जो भी हम लोगों ने वहाँ पे मेहनत की, इतनी फिल्में की, तो उतना ही, उससे 3 गुना ज़्यादा प्यार मुझे वहाँ पे जनता ने दिया है, जिसके लिए मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का आभारी हूँ। हमारी इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स भी बहुत होता है, और जिस तरह से नेताओं के बीच होता है चेयर को लेके, भैया हम नंबर 1 बानी, हम नंबर 1 नहीं, तो फिर वो नंबर 1 रहने के लिए पता चला सारे जुगाड़ चल रहे हैं उनके। अच्छा। ये भी होता है पीआरओज के थ्रू पॉलिटिक्स। भाई इनकर ग्रुप बन गए बा, इनकर अपना ग्रुप बांटे, तो भाई विनय आनंद के सिनेमा कैसे चल गए, विनय आनंद के सिनेमा अतना सिनेमा में ना लगे कि चाहिए, या वो थोड़ा बहुत नेगेटिविटी है हमारे इंडस्ट्री में। लेकिन वो कौन सी इंडस्ट्री में नहीं है, सब जगह है। देखिए अच्छे बुरे लोग हैं, बहुत बुरे भी हैं, लेकिन बहुत अच्छे भी हैं। अगर मैं बोलूँगा कि भाई मेरे साथ पॉलिटिक्स हो गया, तो भैया पॉलिटिक्स किसके साथ नहीं होता है। सही बात है, कुछ हैं, कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो ना अनजाने में, जाने ना अनजाने में हमसे नाराज़ हो गए और हमें पता ही नहीं। कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे होते हैं, कोई रीज़न से हमने फिल्म नहीं की, उनकी डेट नहीं है, या मान लो सामने वाले ने बहुत कम पैसे ऑफ़र कर दिए, या रोल अच्छा नहीं लगा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमने किसी भी तरह से मना कर दिया तो एक अच्छा हम के मना करता रे हैं, अपने आप के बहुत ज़्यादा हाँ हीरो समझेला, अब बतावत हैं ये के, अरे हम भी कहाँ हैं अब बताई बेके। तो कौन सा व्यक्ति आपसे क्यों कब नाराज़ हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बस मैं तो यही कहूँगा कि हम लोग यार सब नॉर्मल आर्टिस्ट लोग हैं, हम लोगों की विचारधारा होती है, चॉइस होती है। तो भैया रवा लोग बुरा मत मानी कि हमारे साथ काम नहीं किया था, ये नहीं किया था। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती है इंडस्ट्री में कि आप नहीं चाहते कोई व्यक्ति आपसे नाराज़ हो, बिल्कुल, पर हो जाता है। हो गया तो हो गया, फिर वो 10 साल बाद मतलब 10 साल अंदर ही लेके बैठा हुआ है। फिर 11वें साल में मिला और फिर जब एक्सप्लेनेशन हुआ, अरे नहीं तो बेचारे अच्छे आदमी हैं, मैं खामा का 10 साल तक इनसे सड़ा हुआ था, मैंने इनके 10,000 काम खराब किए। तो कौन व्यक्ति आपसे चिढ़ के आपका कितना नुकसान करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली योर कर्मास विल प्रोटेक्ट यू, और एंजल्स आएंगी, ईश्वर आएंगे, आपकी मदद करेंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अब आप जब आपने हिंदी वाली फिल्म जो आपने बताया आपने किया, आर यू प्रोड्यूसिंग आल्सो दैट फिल्म या कोई और? मकान मेरी वाइफ ने प्रोड्यूस किया है, और थोड़े बहुत पैसे मेरे भी लगे हैं,
उनके भी लगे हैं। फिर कब तक हम एक्सपेक्ट करें ये फिल्म? ये साल इस साल आएंगी? ये साल आएगी। और मैं सिर्फ ईगरनेस में ये नहीं हूँ, आई एम नॉट बिहेविंग लाइक अ प्रोड्यूसर एक्चुअली कि भाई जल्दी रिलीज करो, नहीं इतना पैसा लगा हुआ है घर का। सी आई डोंट वांट टू थ्रो माय फिल्म लाइक दिस, फेंक दिया कि भाई। बहुत मन से बनाते लोग, जो फिल्म बनाते हैं बहुत सब कुछ आता है फिल्म में क्या होता है, मैंने देखा है जैसे हड़बड़ी में, अगर जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में भी हमारे कुछ प्रोड्यूसर्स थे, मैं उन्हें कहता था अरे यार अभी मत रिलीज करो, नवंबर दिसंबर में आप क्यों रिलीज कर रहे हो, इतना ठंडा हो जाता है, थिएटर में 30% 40% ऑडियंस होती है। अरे भैया मार्च में बहुत पिक्चर आ रही है, निरहुआ जी की 3 पिक्चर है, रवि किशन जी की 3 पिक्चर है, हाँ। आपकी भी 2 पिक्चर आ रही है, फिर ये पिक्चर भी है, थिएटर नहीं मिलेंगे, हिंदी की इतनी पिक्चरें हैं, अभी एग्जीबिटर बोलता है थिएटर मिलेगा, टर्म्स अच्छे मिल रहे हैं, तो पता चला ठंड में पिक्चर रिलीज कर दी, तो 50% ऑडियंस है। कोरे में बेचारे, इतने कोरे में जहाँ आपको रोड नहीं दिखाई दे रहा, हमारी जनता आके फिल्म देख रही है, भैया उनको आभारी करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई पिक्चर आपकी सुपरहिट हो सकती थी, वो एक एवरेज या फ्लॉप घोषित होकर रह जाती है रॉन्ग रिलीज से, तो एज अ प्रोड्यूसर ये भी देखना पड़ता है कि मैं एक्चुअली किसी को कंप्लेंट नहीं करूँगा, सबके अपना अपना भाग्य नसीब और टर्म्स एंड कंडीशन उस वक्त आपको कैसे मिल रहे हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि हर बार हमारी फिल्म नहीं चलती एज ए हीरो, कुछ एक आध फ्लॉप हो गई तो बेचारे हमारे प्रोड्यूसर्स को वही झेलना पड़ता है कि यार इनकी पिछली 2 पिक्चर नहीं चली थी, कोई उसमें से एक चल गई तो उनको अच्छे टर्म्स मिल जाते हैं कि यार विनय आनंद की फिल्म तो चली थी। तो हमेशा आप जब 8-10 फिल्में करते हो एज एन एक्टर, तो हमारे प्रोड्यूसर्स को बहुत सहना पड़ता है। अच्छे टर्म्स मतलब थिएटर के साथ? थिएटर के साथ, व्यवहार सारे बिजनेस में। अगर आप हीरो और भगवान न करे आपकी पिक्चर बहुत सड़ी हुई फ्लॉप हो गई, घटिया पिक्चर बना दी, तो उसका इफेक्ट हीरो पे आता है कि भाई इनकी तो पिक्चर चली नहीं। अच्छा। अगर वही पिक्चर चल जाए तो चीज़ें चेंज हो जाती है, ऑडियंस भी खुश हो जाती है। हाँ। अरे भैया आपकी चाचा भतीजा देखी क्या फिल्म थी, उतरी नहीं तो कमाल। तो मेरी चाचा भतीजा जब चली थी तो इट वाज लाइक 7 हफ्ता एल्फिस्टन से तो उतरी नहीं थी वो फिल्म। दामिनी, खटाई लाल मिठाई लाल, जाड़े में बलमा प्यारा लगे, लक्ष्मण रेखा, खूनी दंगल, ऐसी कितनी सारी फिल्में, ननिहाल, मतलब 160 फिल्म्स तो, लेकिन कितनी सारी फिल्में, हम ही गवार, तो चली तो सब चली। अब जो नहीं चली तो उसका भी तो बेचारे मेरे प्रोड्यूसर को ही भुगतना पड़ेगा। तो मैं प्रोड्यूसर के लिए कुछ नहीं कहना चाहता, यही कहूँगा कि टू बी अ प्रोड्यूसर इज़ नॉट ए जोक। एक प्रोड्यूसर कैसे फिल्म बनाता है पैसे लगा के, और फिर रिलीज़ का भार और उसकी मार्केटिंग का भार, बहुत सारी चीज़ें होती है एक प्रोड्यूसर के ऊपर। सो मैंने हमेशा आई हैव सपोर्टेड माय प्रोड्यूसर्स, क्योंकि आई नो एक प्रोड्यूसर होना क्या होता है। हाँ, now you know it. नॉट नाउ एक्चुअली मेरे जो प्रोडक्शन, हमारे कीर्ति कुमार जी मेरे बड़े मामा, उनका प्रोडक्शन था घर का। फिर रागिनी खन्ना के जो डैडी प्रवीण खन्ना जी थे, उनका प्रोडक्शन था। तो मेरे घर के अंदर ही रिलेटिव्स लोगों के प्रोडक्शन थे, तो मुझे मालूम था कि यार टू बी अ प्रोड्यूसर। और हम सुनते थे, गोविंदा जी के साथ रहते थे, तो हमको पता था कि यार इनकी पिक्चर की वजह से क्या हो रहा है, या इनकी कौन सी फिल्म बहुत ज़्यादा चली थी तो कैसे टर्म्स मिले, कोई 2 फिल्म नहीं चली तो कैसे टर्म्स मिले। तो वी हैव लर्नड अ लॉट। तो हम लोग सभी लोग, मेरे ख़ानदान में हम लोग सब प्रोड्यूसर्स का बहुत सम्मान करते हैं, एंड वी जितना सपोर्ट कर सकते हैं विल डू इट। ऐसा है। That's very sweet. क्योंकि हम नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, हम अपने आप को ही कर रहे हैं ना, उनको कर रहे हैं। एक टीम वर्क हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि आप उस नदी पे हो, आप उस यू आर इन दैट बोट, जहाँ आपका प्रोड्यूसर भी है, आप भी बैठे हो, हीरोइन भी है, पूरी एक टीम है, और वो सबकी ज़िंदगी इन्वॉल्व होती है। Right. तो उसका डिसीजन सही होना बहुत ज़रूरी है। Completely agreed. So क्या challenges आपने फेस किया था जब आप हिंदी कर रहे थे? तो there were different kind of challenges. जब आप भोजपुरी कर रहे थे तो डिफरेंस क्या फील हुआ और क्या challenges? एक बहुत कमाल की बात बताता हूँ। जब मैं हिंदी करता था, अभी तो खैर भोजपुरी फिल्में लंदन में भी शूट होने लगी, और अभी लंदन को हमारे अभय सिन्हा जी ने लोनावाला बना दिया। अच्छा। अभय जी लव यू, मस्ती कर रहा हूँ। मतलब अभय जी शॉट सो मेनी फिल्म्स इन लंदन,
कि लंदन ऐसा लग रहा था कि यार ये दूसरा बिहार बन चुका है। मतलब ये अभी का दौर है, लेकिन हम लोगों के दौर में जब उस वक्त मैं फिल्में कर रहा था, आई यूज्ड टू शूट इन कनाडा, लंदन, मॉरिशस, दिल ने फरियाद किया, और मेरी कई फिल्में आउट ऑफ इंडिया शूट होती थी। तो जब मैं भोजपुरी में आया तो मैं सिर्फ गांव का हीरो था, तो मुझे वो डिफरेंस लगता था। और मेरी वाइफ बोलती थी मेरे को, अच्छा मेरी वाइफ ने मुझे बोला था कि तुम भोजपुरी करो। मुझे एक ही बोला उन्होंने कि बोले तुम मेरे को तुम्हारे भोजपुरी से एक ही प्रॉब्लम है। बोले मतलब क्या? बोले तुम करो, बोले लेकिन तुम यहाँ बिजी हो जाओगे विनय, फिर तुम हिंदी पे ध्यान नहीं दे पाओगे कभी, और तुम जैसे हो तुम्हें यहाँ काम मिलेगा। और वही हुआ, मैं बिजी हो गया और उसके बाद मैंने हिंदी की परवाह भी नहीं की। मैं बोलता था कौन इनको कॉल करेगा कि मुझे काम दे दो, ये वही बोलेंगे मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। तो मैं समझ गया था कि और ना मैं आज भी किसी को कॉल करता हूँ हिंदी इंडस्ट्री में। आई डोंट बिलीव ये फालतू बातें। जिस दिन उनको विनय आनंद के अंदर लगेगा कि ही हैज़ अ स्पार्क या ही इज़ अ गुड एक्टर, जब उन्हें नज़र आएगा वो तभी लेंगे। आई डोंट बिलीव इन दिस कि मेरे 4 फ़ोन करने से मुझे काम मिलेगा। इसलिए मैंने खुद ये फिल्म बनवाई मकान। क्योंकि क्या होता है, जो आदमी फ़ोन कर करके थक चुका होता है वो वही गलतियाँ थोड़ी करेगा। ऐसा भी नहीं है कि मैं उनसे किसी से नाराज़ हूँ। आई लव सम फिल्म मेकर्स इन हिंदी लाइक करण जौहर। आई लव हिज डायरेक्शन, जो उनका स्टाइलिंग है फिल्म बनाने का हिंदी में। आई लव हिम एज अ फिल्म मेकर, एज अ डायरेक्टर। धर्मा की फिल्में बहुत अच्छी हैं। संजय लीला भंसाली मतलब ग्रेट डायरेक्टर। तो ये कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं, जो राजू ईरानी जी बहुत कमाल, बहुत मेहनत करते हैं। 4-4 साल सब्जेक्ट पे बैठते हैं, 5-5 साल सब्जेक्ट पे बैठते हैं और जाके फिल्म शूट करते हैं, इसलिए इनकी फिल्में चलती हैं। बस हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में भी ये जिस दिन दौर आ गया और आ जाएगा, मुझे लगता है अभी अच्छी फिल्में बन रही हैं, कि जिस दिन एक डायरेक्टर 2-2, 3-3 साल बैठ के सब्जेक्ट पे ध्यान देगा, ये नहीं कि भैया वो फिल्म का बना लेते हैं, ये थोड़ा यहाँ से ले लेते हैं, थोड़ा साउथ से ले लेते हैं, थोड़ा इधर, ये नहीं। जिस दिन हमारे डायरेक्टर्स, हमारे राइटर्स, अब राइटर लोग उतनी मेहनत नहीं करते भोजपुरी में, अरे भैया उतना पैसा ना मिलेला, इतना 4 साल हम मेहनत करी, उसके बाद प्रोड्यूसर पैसा ना देवेला तो क्या फायदा। तो ये सब चीज़ें जिस दिन हमारी फिल्में बहुत ज़्यादा चलने लगेंगी, मुझे लगता है ये भोजपुरी इंडस्ट्री का एक टाइम आएगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री भी देखना आप हिंदी को टफ देगी। ये मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो। और बस यही कहूँगा कि कुछ जो आने वाले डायरेक्टर्स हैं, आप लोग अभी से, इसके बजाय कि आप लोग सोचें मैं कैसा लॉन्च होऊंगा, आप लोग अभी से सब्जेक्ट पे बैठे 2-2, 3-3 साल मेहनत करें उस सब्जेक्ट पे और भोजपुरी में बनाएं। मैं भी बनाऊंगा फिल्म, और मैं ये देखूंगा कि मैं एक ऐसा सब्जेक्ट बनाऊंगा जिसमें कम से कम 2.5 से 3 साल काम किया हुआ है, ऐसा सब्जेक्ट बनाऊँ। तो इतनी रिसर्च होनी चाहिए। शूटिंग बहुत अच्छे करते हैं, सब करते हैं, सब अच्छा ही होता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि टू बी द बेस्ट, थोड़ा रिसर्च लगता है, रिसर्च एंड स्क्रिप्ट विथ ईच एंड एवरी डायलॉग्स। मैंने देखा कि निरहुआ भाई की जो फिल्में हैं मुझे बहुत वेल पिक्चरें लगी। उनका परिवार इस बात का ध्यान देता है, या उनके जो राइटर्स हैं, या मुझे लगता है निरहुआ भाई का सिलेक्शन और उनकी जो चीज़ें मुझे थोड़ी सी बेटर लग रही कि अगर कॉमेडी है तो कॉमेडी में डायलॉग्स हैं, अच्छे गैग्स हैं, गाने अच्छे हैं। तो आई थिंक सो अभी करंट स्टार्स में ओनली निरहुआ कैन डू दैट। फिलहाल मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, भगवान सबको काम दे, सब आगे बढ़ो भाई, सब फिल्में करो, लेकिन एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस, मुझे ऐसा लगता है कि या तो वो काम मैं कर सकता हूँ। 2 महान मेरे बड़े भाइयों का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वो लोग अब मंत्री बने। रवि किशन भाई, मनोज जी, आप मंत्री बनो, देश का उद्धार करो। रवि किशन भाई तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, रवि भैया भी भगवान करे मंत्री बन जाए, क्योंकि ये लोग सबने गरीबी देखी है। ये लोग देश के लिए काम करेंगे, अच्छा करेंगे। निरहुआ भाई भी आ जाएंगे, आगे जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे, तो सब अच्छा करेंगे इंडस्ट्री के लिए। फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही लोग हैं जो हार्ड वर्किंग है। खेसारी इज ट्राइंग इज बेस्ट, कुछ अच्छी फिल्में, एक डंक, क्या नाम है कोई फिल्म,
हाँ है, वो मुझे अच्छा लगा। खेसारी भाई इज़ ऑल्सो, यश कुमार एक हीरो है हमारे भोजपुरी के, बहुत यूनिक सब्जेक्ट्स लेके आते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है यश का कि यार ये आदमी जो है, देखो आपका काम नज़र आता है दूर से कि यश जो है वो अच्छा सिलेक्शन कर रहे हैं। हीरोइंस में मेरी फेवरेट हमेशा रानी चैटर्जी और आम्रपाली। आम्रपाली के साथ मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे वो वैसा सरकमस्टांसेस नहीं दिया। लेकिन आम्रपाली के साथ मैंने एक शो किया था बिग मेम साहब, एंड उनका मेरा डांस लोगों ने बहुत पसंद किया, साथ में जोड़ी बहुत पसंद की। हालांकि जोड़ी तो निरहुआ के साथ उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे तो सारी हीरोइंस अच्छी हैं। गुंजन पंत अच्छी है, और रानी अच्छी है, आम्रपाली, काजल राघवानी, तो इन सब ने अच्छा काम किया। लेकिन जो मुझे कंप्लीट हीरोइन लगती है वो रानी चैटर्जी और आम्रपाली। मतलब इन दोनों के जो लुक्स हैं वो प्रॉपर हीरोइन के हैं, एंड दे बोथ आर सो टैलेंटेड। चाहे वो आप डायलॉग डिलीवरी कहो, डांस कहो, तो कुछ तो भाई हमारी भोजपुरी की हीरोइनें। अच्छा, एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि हमारी जितनी भोजपुरी की हीरोइनें ये बड़ी सुंदर होती है, क्यूट होती है। तो हमारे मेकर्स की सिलेक्शन हीरोइंस में भी अच्छी है। मतलब दे ऑल हैव अ गुड फेस। अगर आप देखोगे ना, दे ऑल हैव अ गुड फेस। तो आई रियली फील कि हमारी भोजपुरी, मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहूँगा, जो सिस्टम में लोग हैं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं इतनी बड़ी बात करता नहीं हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि हमारे जो बिहार के जो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, अभी जैसे उन्होंने सब्सिडी किया, इस तरह से वो कर दें कि भाई बिहार में मल्टीप्लेक्सेस जो हैं वो भोजपुरी फिल्म्स रिलीज़ करे। और हम इतने साल से सोच रहे हैं 8वीं सूची में भोजपुरी आएगी आएगी आएगी। मैं मोदी जी से और मैं बीजेपी के हमारे जितने लोग हैं, हमारे रवि किशन जी हैं आदरणीय, मनोज जी हैं, दिनेश जी हैं, ये लोग सब सिस्टम में बैठे हुए हैं। मतलब हम तो यहाँ पे बैठ के यहाँ से पहुँचाएंगे, ये तो सीधा कान में बोल सकते हैं, इतने क्लोज है आज की डेट में। और मोदी जी इतना कुछ करते हैं देश के लिए, इतना अच्छा काम करते हैं, इतना अच्छा अच्छा पैकेज निकालते हैं बिहार के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि योगी जी और मोदी जी, इन लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात है। जब ये लोग पूरे स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं, तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को 8वीं सूची में नहीं ला सकते, ला सकते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि ये लोग गलत हैं। देयर आर सो मच ऑफ वर्क टू बी डन। बिहार को सुप्रसिद्ध बनाना, रोजगार दिलाना, इतनी सारी चीज़ें, तो बहुत सारे काम होते हैं जो ये लोग कर रहे हैं। जिस तरह से बिहार बदल रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सिस्टम को और जितने हमारे नेता लोग हैं। साथ ही साथ एक छोटी सी ये इच्छा जाहिर करूंगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री की भोजपुरी फिल्में मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज़ होनी ही चाहिए, ये एक करें। और दूसरा, 8वीं सूची में भोजपुरी भाषा आए। और जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता है, कि भैया मैं बोलूँगा आप लोग गलत हैं। आप लोग अभी भोजपुरी फिल्में देखें जो हाल ही में बन रही हैं, जो टेलीविजन पे आ रही है, दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छा काम हो रहा है। थिएट्रिकल थोड़ा सा मिसिंग है ऑडियंस, लेकिन वो भी बदल जाएगी, वो भी चीज़ें आ जाएंगी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और भोजपुरी के लिए जितना भी लोग बाड़न, जितना भी लोग के घर में भोजपुरी बोलल जाला, अजरवा लोग इतना सिस्टम में बानी, पूरा IAS ऑफिसर से लेके दुनिया भर इतने लोग जो हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेके IAS ऑफिसर्स में सब हमारे यूपी बिहार के ही लोग हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे बिहार को कोई ऐसे क्या सम्मान दिलाएगा। बिहार अपने आप में, उत्तर प्रदेश बिहार बहुत बड़ा है, सम्मानित। तो मेरी इच्छा है कि भोजपुरी भाषा जो है ये 8वीं सूची में आए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा स्टेमिना है? मुझे लग रहा है काफ़ी देर से मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, अच्छा, लेकिन स्टैमिना है, बिल्कुल अच्छा है ना। आपको पता है स्टेमिना क्यों है मेरे अंदर, और मैं इतनी बात क्यों करता हूँ? नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे मेरे घर में बीबी से बात करने नहीं मिलती। वो इतना डोमिनेट करती है, घर की होम मिनिस्टर है, खुद ही बात करती है और मैं वहाँ चुप बैठा रहता हूँ। तो कोई तो जगह है जहाँ मैं बात कर पा रहा हूँ।
और मैं इतनी बात कर रहा हूँ, शायद मैं भी आगे नेता बनूंगा और अच्छे अच्छे प्रवचन दूंगा बाइक में कि देश का भला होना चाहिए, ये होना चाहिए। सो आई हैव अ स्टेमिना एक्चुअली। सब लोग अपनी बीवी का नाम खराब करते हैं इस मामले में, ऐसी कोई वाइफ नहीं होती है। दिस इज ऑल अ लाई। नो, शी इज वेरी गुड, ऑफ कोर्स शी इज। शी इज वेरी गुड, बट शी with इज you. नॉट इंटरेस्टेड कि वो मेरी बातें सुने। घर की मुर्गी बाल, क्या बोला, घर की मुर्गी दाल बराबर। और मुझे ये जानना है कि अभी जो आप जो तुल पड़े हैं एकदम से गाने की इंडस्ट्री में, मतलब खेसारी जी और पवन जी को टक्कर देने का तो कुछ इरादा नहीं? हाँ, लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं नहा धो के गायकी के पीछे पड़ हाँ, गया। एक्चुअली इट्स नॉट, पवन भाई और खेसारी भाई से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा। एक्चुअली वो मेरे ब्लड में, मेरी नानी, हाँ बिल्कुल। शी वॉज अ ठुमरी गायिका। और हालांकि मैं ये दोनों स्टार्स के गाने सुनता हूँ। पवन भाई की तो आवाज़, खैर मैं बधाई देना चाहूँगा कि बॉलीवुड में आके उनके 2 गाने भी हिट हो गए। देखो, ये है भोजपुरिया में दम वाला कि हमारे भोजपुरी लोग जहाँ भी जाएंगे ना, वो कमाल ही करेंगे, झंडा गाड़ेंगे। तो उनके गाने इतने हिट हो गए। खेसारी लाल यादव की अपनी एक ऑडियंस है कि लोग इतना पसंद करते हैं, और मैं भी उनके गाने सुनता हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरे अंदर का आर्ट है। और मेरी इच्छा एक अंदर से हो सकता है, मेरा बुध ग्रह जो है वो उफान मार रहा हो और मैं गायकी की तरफ दौड़ रहा हूँ। तो ये सब मेरे ग्रह नक्षत्र करा रहे हैं। शायद मेरी नानी मम्मी का आशीर्वाद होगा और मेरी एक इच्छा। और ये सच है कि अभी ये साल मैंने एक शिव का हो गया हूँ, एक भजन गाया है। फिर मैंने गाया खाटू वाले बाबा तेरा ही सहारा है, एक गाना गाया। फिर मैंने एक निर्गुण गाया कि दुख में ना मिलता सहारा, सुख के सभी संगी साथी, तो ये गाया। फिर मैंने बोला यार, इतने भजन गा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि लोग मेरे पास शॉल लेकर आए कि मैं बोलूँगा भैया पैसा देता है ना भैया, शॉल पहनी रवा का भजन गावे ली, वाह वाह वाह, नारियल थमा दे और शॉल दे दे। इसलिए मैंने अभी एक रोमांटिक गाना निकाला है, ओ सनम। तो व्हाट आई डू, मैं अपना ही एक क्रिएट करता हूँ इमेज और फिर उसको चेंज कर देता हूँ। तो कभी कभी मैं भजन गा रहा होता हूँ, फिर अचानक से मैं रैपर बन जाता हूँ, यू नो, आई एम कमिंग एज अ रैपर। फिर कभी रोमांटिक गाने ले आता हूँ, बिकॉज ये है कि एक सिंगर को अलग अलग गाने गाते रहना चाहिए। मैं अपने आप को टाइप कास्ट नहीं करना चाहता कि ये भजन सम्राट है। आपने एक्चुअली, सॉरी फॉर कटिंग यू, बट आपने इंग्लिश गाने भी गाए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, वो मुझे एक गर्लफ्रेंड है, मुझे छोड़ दिया। मतलब मैं उसको बहुत लाइक करता था, एक लाइकिंग, अच्छा। एक इन्फेक्चुएशन था एक जो थी। सॉरी यार, मैंने बताया नहीं, लेकिन बहुत पहले की बात है। बट मेरी इंग्लिश इतनी, मैं गांव से आया था। हाँ। और अच्छे स्कूल में मेरी भर्ती हो गई, लेकिन मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब थी। और मुझे एक लड़की बहुत पसंद आती थी कि मुझसे बात कर ले, तो उसने किसी को बोला, हिज इंग्लिश इज सो बैड। ओह, ऐसे? क्या इसकी इंग्लिश है यार, इसको तो इंग्लिश आती ही नहीं है। वो चीज़ मुझे दिमाग में कहीं घाव कर गई यार कि मेरी इंग्लिश। तो मैंने इंग्लिश भी ठीक की, और मैंने बदला लेने के लिए और दिखाने के लिए कि मैं इंग्लिश गा सकता हूँ। हाँ। तो मैंने 3 इंग्लिश गाने अभी गाए हुए हैं, एंड पीपल आर लाइकिंग इट। जोक सपाट, लेकिन लोग पसंद कर रहे हैं। एक गाना मैंने गाया, आई एम योर लवर। फिर एक गाया, शी इज़ पॉइजनस। और एक गाया। तो मतलब 2-3 गाने गाए हैं। और इंग्लिश गाना है तो भाई, भोजपुरी एक्टर हीरो लोग भी इंग्लिश गाते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, डोंट अंडर एस्टिमेट अस, ओके। सो आप लोग सुन सकते हो, यूट्यूब में जाओ, विनय आनंद इंग्लिश सॉन्ग्स, विनय आनंद भजन, विनय आनंद लेटेस्ट सॉन्ग्स। सो सुनो विनय आनंद को, भाई हमें भी सुनो। कितना सुनोगे यार पवन सिंह और खेसारी को, भैया सुनिए, लेकिन तनी हमका भी सुनी हो। अच्छा, आपने, बट मैंने सुने आपके गाने बहुत अच्छे हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो इतना लेट आपने डिसाइड किया, उसके लिए थोड़ा सा ये है मुझे कि शायद पहले से आप गाते तो यू कुड हैव बीन अ बिग। अच्छा, एक और एक प्रॉब्लम रही है। कभी कभी हम लोगों की जो पिक्चर होती थी ना, वो म्यूजिक मार्केट में थोड़ा सस्ते में बिकती थी एज एन एक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन में तो अच्छे थिएट्रिकल बिक जाती थी। तो कुछ प्रोड्यूसर्स बोलते थे ऐसा, अबे यार पवन सिंह को साइन करते हैं, उसका म्यूजिक राइट्स अच्छे बिकते। तो वो भी मेरे दिमाग में बैठ गया कि टू बी अ एक्टर
हु इज़ अ सिंगर, तो उसकी म्यूजिक मार्केट, क्योंकि सही बात है, देखो पवन सिंह हो गए, खेसारी हो गए, दिनेश जी हो गए, या और भी जो सम्मानित सिंगर्स हैं अच्छे अच्छे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, महिलाएं हैं, कल्पना जी हैं। कल्पना जी तो खैर हीरोइन नहीं है, लेकिन मैं हीरोज की बात कर रहा हूँ जो जोन में काम करते हैं। इनके इसमें पैर डाला जब मैं सिंगिंग करने लगा, तो मुझे ये पता चला यार ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये भी मतलब मैं एज ए हीरो फिल्मों में काम कर रहा हूँ, तो ये लोग भी फिल्मों में काम कर रहे हैं, ये लोग स्टूडियो में जा रहे हैं, ये लोग रियाज कर रहे हैं, तो दे आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड। क्योंकि एक गाना गाने में, तमीज़ से गाने में एक बहुत एनर्जी लगती है। जो मैं गाना गाता हूँ तो मुझे पता है कि उसमें कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको सारे सुर का ध्यान देना पड़ता है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों को अच्छा लगे, भाई मिक्सिंग अच्छी हो रही है कि नहीं, ये हो रही है कि नहीं, दुनिया भर की, इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग। तो मैं यही बोलूँगा कि पवन सिंह हो, निरोवा जी हो, दिनेश जी या खेसारी भाई हों, या अपकमिंग सिंगर्स राकेश मिश्रा हों, या और भी अच्छे अच्छे नाम, अभी और अच्छे अच्छे सिंगर्स आए हैं, तो ये लोग बहुत मेहनत करके आए हैं। और ये लोग सिंगिंग में तब आए थे जब ये फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आए थे, तो दे हैव रियली वर्कड वेरी हार्ड, और दे डिजर्व व्हाट दे आर। बहुत मेहनत करके आए हैं। बिल्कुल। और अब ये नेक्स्ट लेवल की मेहनत हाँ, कर रहे हैं। मैं भी ऐसे श्रोता चाहता हूँ जो मुझे कानों से सुने। मेरी फिल्में तो देख लेते हैं, लेकिन कहीं भी बैठे हैं वो अपना समझ लीजिए कि चौराहे में कहीं बैठे हुए हैं नीम के पेड़ के नीचे, तो पता लागल कि भैया वहाँ गाना बजता, अच्छा अच्छा के सिंगर बा हो, अच्छा गाना बा, तो विनय आनंद गवले बानी। तो खेसारी लाल यादव जब मैं शूट करता था, तो खेसारी भाई का, पवन सिंह का हम कहीं शूटिंग कर रहे हैं तो पता चला बगल से ट्रैक्टर जा रहा है, तो हमारा शॉट कट गया। तो ट्रैक्टर में इतने जोर से पवन सिंह का गाना बज रहा है, लगावलू, अब वो जो गाना जो ट्रैक्टर जो लेके जा रहा है, तो वो खुद तो नहीं सुन रहा है, पूरे गांव को सुनाता हुआ जा रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि यार देखो ये आदमी कितना मजा ले रहा है अपनी जिंदगी का, जोर से ट्रैक्टर में गाना लगा रहा है, ही इज नॉट वरीड फॉर एनीबॉडी, ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ। और पवन सिंह के गाने सुन रहा है, खेसारी के सुन रहा है, कल्लू के सुन रहा है। कल्लू इज अ गुड सिंगर, वेरी गुड। तो अच्छा लगा। और फिर मेरा शुरू हो गया, और फिर वो एक भूख हो गई है, भूखा इंसान बन चुका हूँ मैं। एक गाना गाता हूँ, फिर ये होता है नेक्स्ट क्या करना है, उसकी प्लानिंग चालू है। तो अभी एक ओ सनम मेरा एल्बम रिलीज हुआ है, आप लोग ज़रूर सुनिएगा ओ सनम। और थोड़ा सुनाई दीजिए ना आप फिर। ओ सनम तुमको मेरे प्यार की कसम, ओ सनम तुमको मेरे प्यार की कसम, हर घड़ी हर पल तेरी याद आती है, दिल को मज़ीद तड़पा दी है, ओ सनम तुमको मेरे प्यार की कसम। It's a romantic song. Wow, it's a very nice song. Yeah, it's a romantic song. मेरी पत्नी जब मैं घर आया तो मुझे पूछ रही थी किसके बारे में सोच के गा रहे थे, तो मैंने बोला ऑब्वियस है ज्योति तुम्हारे बारे में सोच के गा रहा हूँ। तो शी इज सो पजेसिव फॉर मी कि किसी और के बारे में सोच के तो नहीं गाता है ये। That is sweet. मैंने बोला नहीं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। एक गाना मैं आपको सुनाना चाहूँगा जो मेरा फेवरेट भजन है। Okay. और मैं चाहूँगा कि हम मेरी जो ऑडियंस है वो अभी जाके यूट्यूब पे सुने ये इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत मेरे दिल के करीब है वो गाना, भोले बाबा का है। और गाने के वर्डिंग्स है सारे जग को भूल कर
मैं शिव में खो गया हूँ, सारे जग को भूल कर मैं शिव में खो गया हूँ। रिश्ते नाते छोड़ सारे, रिश्ते नाते छोड़ सारे, शिव का हो गया हूँ, सारे जग को भूल कर मैं शिव में खो गया हूँ। अब न कोई चिंता मुझको जब से आया शिव शरण में, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब न कोई चिंता मुझको जब से आया शिव शरण में, बस मगन मन बैठा रहता हूँ मैं तो प्रभु चरण में, गोद में शंकर की मैं तो सुख से सो गया हूँ, सारे जग को भूल कर मैं शिव में खो गया हूँ. This is a song. Wow. So it's a lovely song and I want people to hear this song. मैं ये सुन चुकी हूँ ऑलरेडी आपके चैनल पे, लेकिन उसके अभी वापस आपको सुनना इज अनदर डिलाइट. हाँ, लोगों को लगता है कि मशीन मेड तो नहीं होगा, ये एक्टर है. इतना एक कुछ लोगों को लगता है ऑटो ट्यून आजकल बहुत यूज भी हो रहा है. हाँ, कि एक्टर है, एआई का जमाना है, तो ऐसा तो नहीं कि विनय आनंद की मिक्सिंग पे 8-10 घंटा काम चल रहा हो, तो ऐसा नहीं है. तो नहीं, बट लेकिन आपकी आवाज़ सचमुच में बहुत सुंदर है एंड आई होप कि आप बहुत, जितना आपने अभी तक एक्टिंग में नाम कमाया, आई नो यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, आप बहुत और नाम कमाने वाले हैं, बट सेम शुड बी विथ योर सिंगिंग करियर आल्सो. यू हैव अ वेरी गुड वॉइस. आई एम गेटिंग कनेक्ट. जितने गाने निकाले हैं, लोगों के रिव्यूज और मैसेजेस और लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो ऑडियंस बन रही है दिन ब दिन. दे आर लविंग माई भजन्स, दे आर लविंग माई सॉन्ग्स, थैंक गॉड. तो फिर आपको रिकॉर्ड तोड़ना है अभी? नहीं, रिकॉर्ड क्या तोड़ना है, एक से एक महारथी लोग बैठे हैं. हमारे इस दुनिया में एक महान कलाकार किशोर कुमार जी, रफ़ी साहब, मुकेश जी, उदित नारायण जी, कुमार सानू जी. तो मेल की मैं बात करूं, फीमेल्स में तो लता जी हैं, आशा भोसले जी, अलका जी, तो इतनी सारी सिंगर्स ऐसे ऐसे गाने गा गए. भोजपुरी में एक से एक गाने हमारे एक एक सिंगर्स कमाल. बिल्कुल. शारदा सिन्हा जी नहीं रही, मतलब कितनी बड़ी बात है. मैं आपको बोलूँगा कि जब वो चली गई तो इतना बड़ा सम्मान, राजकीय सम्मान उनको मिला. तो जैसा उन्होंने संस्कार को समझते हुए, भोजपुरी के संस्कार को समझते हुए, एक संस्कार में वो जिया है उन्होंने ज़िंदगी, अच्छे गाने गाए हैं. बिल्कुल. तो देखिए, वो जब चली गई, जब वो थी तो लोगों को मालूम था कि ये हैं, लेकिन वो जब गई तो इतना बड़ा हंगामा हुआ सोशल मीडिया में और न्यूज़ में कि पूरी कंट्री हिल गई कि यार, जो लोग नहीं जानते थे, हालांकि सब जानते, जो लोग नहीं भी जानते थे दूसरे लैंग्वेज के, वो भी ऐसे हो गए कि वो गॉड, पूरा दिन न्यूज़ में. तो ये सब ऐसे कमाल के सिंगर्स इस कंट्री में रहे हैं, तो मैं क्या रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा. मैं अपना पार्ट कर रहा हूँ. लेट्स सी, भगवान मेरे श्रोता मुझे सुन लें, थोड़ा आशीर्वाद दे दें, वही काफ़ी है. सो आई नो कि आपका अभी पॉडकास्ट और उसमें बहुत सारी बातें हुई है इस बारे में, इसलिए मैंने उस टॉपिक को ज़्यादा छेड़ा नहीं, बट बिकॉज आपका फैमिली ट्री है वैसा, तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि क्या आपको लगता है कि इफ़ यू वर नॉट एसोसिएटेड, अगर गोविंदा जी के नाम से आप एसोसिएटेड नहीं होते, या आज अगर आप कृष्णा के नाम से, कृष्णा अभिषेक के नाम से एसोसिएट ना होते, तो वुड योर लाइफ हैव बीन डिफरेंट? आपके स्ट्रगल्स डिफरेंट होते, आपका लाइफ डिफरेंट होता? देखिए, कृष्णा तो खैर मुझसे छोटा है, और कृष्णा और मैं, हमारे अंदर आर्टिस्ट बनने की जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो तो हमारे मामा ही थे.
तो सच यही कहूँगा कि मेरे मन में जब मैं 8-9 साल का था, गोविंदा जी मैं 9-10 साल का था और गोविंदा जी स्टार बन गए। तो इतना बड़ा स्टार, इतनी शोहरत, इतना नाम, उसी वक्त मेरी इच्छा जाग गई थी कि मुझे हीरो बनना है। और 18 साल मैं वो हीरो हूँ जो 20, 21, 22 साल की उम्र में ही मैं हीरो बन गया। 21, 22 में मेरी फिल्म रिलीज हो गई थी। तो अगर गोविंदा जी जैसा सुपरस्टार मुझे आँख के सामने नहीं दिखते और वो फिल्म इंडस्ट्री का माहौल घर में नहीं मिलता, तो मुझे लगता नहीं है शायद मैं हीरो बनने के बारे में सोच पाता, या गोविंदा जी के अंदर वो बात कहाँ से आई। तो मेरे नाना जी जो थे, अरुण आहूजा जी, वो गुजरावाला से जब पार्टीशन हुआ तब वो आए, तो महबूब खान साहब, जो महबूब स्टूडियो है उसके जो मालिक हैं महबूब खान साहब, उन्होंने उन्हें ब्रेक दिया था मेरे नाना जी को एज ए हीरो। और अरुण आहूजा जी ने अपने टाइम में इतनी सारी फिल्में की उस दौर में। तो ही वॉज द हीरो, देन माई नानी वॉज अ हीरोइन। शी डिड अराउंड लॉट ऑफ फिल्म्स, मोर देन 12, 13, 14 फिल्में एज ए हीरोइन मेरी नानी ने की। मेरे नाना ने, उनका बंगला था काठा रोड पे, जहाँ राजेश खन्ना का बंगला है, उसके अगल बगल में ही मेन सी फेसिंग मेरे नाना जी का बंगला था। तो अगर वो हीरो नहीं बनते तो गोविंदा जी कहाँ से हीरो बनते। तो वो जीन्स जो है, वो खून के अंदर एक आर्ट मेरी नानी अच्छा, मेरे फादर लिरिक्स राइटर थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया प्रोफेशन, लेकिन उन्होंने गोविंदा जी को जो गाने दिए उसमें नाम भी नहीं कुछ गानों में दिए, और वो गाने कंट्री के सबसे बड़े हिट गाने। मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा अगर उनका नाम नहीं है तो, लेकिन उनके अंदर भी, मेरे फादर के अंदर भी वो एज अ राइटर, हाँ, तो ये सब आर्ट। मेरी मदर अच्छा गाना गाती थी। मेरी मम्मी, जब मेरी नानी ठुमरी गायिका थी, स्टेज पे तो पीछे तानपुरा बजा रही होती थी मेरी माँ। माय नानी यूज्ड टू सिंग और मेरी माँ पीछे तानपुरा बजाती थी। तो ये सब म्यूजिक अगर ना हो, आर्ट अंदर ना हो, तो कहाँ से हम लोग आर्टिस्ट बनते। हम लोग बहुत, मैं सौभाग्य है ईश्वर का कि मैं एक आर्टिस्टों के खानदान में पैदा हुआ, एंड आई थॉट टू बी एन आर्टिस्ट। अगर ये जौहरी के घर में पैदा होता तो सोने और चांदी और उसके बारे में सोच रहा होता, या किसी नाई के घर में होता तो एक अच्छा दुकान खोल के बैठा होता। आप कहीं भी पैदा होते हो, सब अच्छा है, लेकिन 99% आप फैमिली से इंस्पायर होते हो, और ऐसे कुछ नगीने होते हैं जो आउट ऑफ द वे जाके आर्ट समझते हैं। लेकिन मैं तो आर्टिस्ट बना हूँ अपने मामा को देखकर, कि उस आदमी ने कितनी मेहनत की है, क्या और मेहनत की है, तो उसका नेम फेम देखो, ये देखो, फिर अपना एक आर्टिस्ट जागा। पहले तो हम उन्हीं को कॉपी करते रह गए, गोविंदा जैसा डांस कर रहे हैं, मामा का स्टाइल। और मैं क्या, पूरी इंडस्ट्री जो सुपरस्टार देखो, सनी देओल जो जिंदगी में नहीं नाचे, उनको भी मजबूर कर दिया था उस दौर ने। जब गोविंदा जी नाच रहे थे तो सनी देओल भी नाचना शुरू हो गए। तो बात वो नहीं है, सनी देओल जी का हुनर एक्शन है, और उनसे अच्छा एक्शन कोई कर नहीं सकता इस कंट्री में। जब वो बोलते हैं कि ए, तो लगता है कि ओए नहीं छड़ांगा, तो लगता है कि यार हीमैन जागा है पंजाब का। तो उनसे अच्छा कोई एक्शन नहीं कर सकता, ऐसे गोविंदा और मिथुन दा से बढ़िया कोई डांसर नहीं। सो ये आई नो, ये सब बहुत अच्छा है, एंड ऐसी फैमिली में पैदा होना इस, जैसे आप कह रहे सौभाग्य है, नहीं तो आई डोंट नो फिर आपका क्या होता करियर का। हाँ, आप कुछ बता रहे थे मुझे कल। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम विरार गांव में, विरार यहाँ से 1-1.5 घंटा दूर है मुंबई में सभी लोग जानते हैं। तो अगर गोविंदा जी शायद हीरो नहीं बने होते तो पता नहीं मैं रिक्शा चला रहा होता, क्योंकि मुझे मालूम है मैं पढ़ाई में इतना ग्रेट था नहीं। आई वॉज नॉट दैट ग्रेट इन स्टडीज़। हमेशा कंप्लेंट ही आती थी कि पढ़ाई नहीं करता है, अच्छे से नहीं करता है। और मैं बार बार जा के ना, बाहर एक, हमारे घर के बाहर एक थिएटर था, तो
वहाँ जा के मैं बार बार फिल्में देखता रहता था और मुझे पैसे नहीं भरने पड़ते थे, तो फ्री में बैठा देते थे। बच्चे होते ना, आगे एक बेंच था और इतना बड़ा थिएटर, और आगे के बेंच में मैं फ्री में बैठ जाता था। हम लोग देखते थे कि ये लोग कैसे एक्ट करते हैं। मेरे दिलीप कुमार साहब तो फेवरेट रहे हैं, उनके अलावा राजेश खन्ना जी। हे भगवान, इंसान को पेट मत दे, पेट देता है तो उसे भूख मत दे, और अब भूख देता है तो उसे रोटी दे रे। यू नो दैट, वो उनका डायलॉग है टिपिकल, हे भगवान, और वही हे भगवान, इंसान को पेट मत दे, पेट देता है तो उसे भूख मत दे। तो दिलीप साहब, तो ये लोगों को देख देख के कि क्या ये लोग कमाल के एक्टर्स रहे हैं, और इनकी फिल्मों में हम लोग खो जाना। अमिताभ बच्चन साहब की डायलॉग डिलीवरी, तो विरार में गांव में रहते हुए छोटी सी चड्डी निक्कर पहन के मैं निकल जाता था, चप्पल भी नहीं होती थी, ऐसे ही निकल गए भाग के गांव में जैसे होता है, और इनकी फिल्में देख रहे हैं। और क्या पता था, एक इच्छा होती थी कि लोग कैसे काम करते हैं, क्या पता था कि हम भी सिनेमा में आ जाएंगे। तो हमारे सीनियर्स जो होते हैं, आज जब मैं काम करता हूँ, मेरे जूनियर्स जो हैं वो मुझे ऐसा सम्मान करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आई फील गुड कि चलो यार, दे आर गिविंग सम रिस्पेक्ट दैट ठीक है, हम भी 22 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो यही है कि नया नया दौर आएगा, नए न्यू पीपल विल कम, एवरीबडी विल लर्न समथिंग फ्रॉम सम पीपल, एक्टर्स से। आई एम एंजॉयिंग दिस जर्नी, आई कैन से। अच्छा लगता है, एंड आई होप कि आप ये जर्नी एंजॉय करते ही जाएं, एंड आप इतने और वैरायटी में आए और हमें इतने सारे फोरम्स पे दिखे आप, बिकॉज आई रियली एंजॉयड आमदनी अठन्नी हो, आपकी सारी फिल्में हैं मैंने एंजॉय की है। आपकी भोजपुरी की भी 2-3 फिल्में मैंने देखी है, दैट ऑल्सो आई हैव लाइक्ड, एंड मुझे आपकी रानी जी के साथ जोड़ी बहुत पसंद है। हाँ, रानी के साथ आई डिड 8-9 फिल्म्स, अच्छी चली सब फिल्में। यस, एंड यू हैड अ वेरी गुड रन इन। हाँ, हम दोनों हटे खटे थोड़े से नहीं, यू आर वेरी गुड एक्टर्स। हाँ, अच्छे लगते हैं, वी फील, मतलब कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, मैच कर जाते हैं दोनों डांस करते हुए। हाँ, अच्छे, और एनर्जी मैच कर पाते हो आप लोग दूसरे की, वो सबसे बड़ी रानी इज़ वेरी गुड। रानी के साथ मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती थी कि वो, अगर मैंने फर्स्ट टेक ओके दिया है तो रानी ने भी फर्स्ट टेक मेरे साथ ओके दिया है। मतलब मुझे हीरोइन के लिए ये नहीं होता था कि डांस डायरेक्टर बोल रहा है, अरे यार आपकी हीरोइन ने अच्छा डांस नहीं किया आपके साथ, 19-20 जा रहा था स्टेप, ऐसा नहीं है। और मुझे भी होता था कि यार बाजू में रानी है, तो ज़्यादा मेहनत करना। हाँ, तो ये भी कमज़ोर नहीं है, शी इज़ अ गुड डांसर। तो दोनों अपना एक लगे रहते थे। और वो आप देख सकते हो दामिनी के गाने में देखोगे, अगर आप दामिनी फिल्म के गाने अगर आप वाकई में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एनर्जी लेवल क्या है रानी और मेरा। तो एंजॉयड दैट, रानी के साथ एक अच्छा बना। और मेरी सारी हीरोइनें, रिंकू घोष के साथ फिल्में की, और बहुत सारी हीरोइनें यार, गुंजन पंत के साथ बड़ा अच्छा लगा, और मोनालिसा भी थी, लवी, प्रतिभा पांडे, अब दे ऑल, मेरी जितनी सारी हीरोइन सब अच्छी थी, संगीता तिवारी, दे ऑल वर सो गुड, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। हमारे को एक्टर्स सब ने बहुत मेहनत की, 4 बजे उठना, तैयार होना, मेकअप करना। ये हीरोइन, हम लोग तो फिर भी सेट पे चले जाते थे, 10 मिनट में मेकअप हो जाता है, दाढ़ी बना लिया, शेव कर लिया 10 मिनट। लेकिन हीरोइनों को जल्दी उठना पड़ता है, उनका हेयर बनता है 1-1.5 घंटा, तो मेकअप वाला उनके रूम में जाएगा या वो सेट पे आएंगे तो 5 o'clock एक वुमेन, एक लेडी आर्टिस्ट को पहुंचना पड़ता है सेट पे। अगर 7 की शिफ्ट है तो 5 बजे, 9 की शिफ्ट है तो 7 बजे, 6:30 बजे। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारी। ये हीरो डोमिनेटेड इंडस्ट्री में कई बार हम लोग हीरो करते हैं, लेकिन सत्य ये है कि असली ग्लैमर जो है वो हीरोइनों का होता है। और हीरोइनों की विशेषता बहुत है बिहार में। अगर हम थिएटर में जाते थे
तो डिस्ट्रीब्यूटर कहते था कि विनय आनंद आ रहा है तो उनको अकेले मत लाओ, हीरोइन भी लाना। मतलब कोई भी स्टार जा रहा है तो इट वॉज कंपलसरी कि वो अपने हीरोइन के साथ प्रमोशन में। तो इससे पता चलता कि हीरोइन की भी अपनी फैन फॉलोइंग तगड़ी है। यस सर, सो आई होप कि हम आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे आपके साथ में, और आपको बार बार बुलाएं हम पॉडकास्ट पे, आप और इतनी फिल्में करो, इतना बिजी रहो साल भर कि हम आपको पॉडकास्ट के लिए हर 2-2 3-3 महीने में बुलाएं। बिल्कुल। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज़ के जो PRO है, खासकर रंजन सिन्हा जी को, जो हमारी फिल्मों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हम थैंक्स करना चाहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। दे रियली वर्क हार्ड। सारे टेक्नीशियंस, सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी प्रॉस्पर होती जा रही है। आई विश माई भोजपुरी इंडस्ट्री के और प्रॉस्पर करे। यस, एंड आई विश कि हम आपको और ज़्यादा भोजपुरी फिल्मों में देखें। मैं बहुत जल्द करूँगा। और मेरी आने वाली फिल्म मकान को आप लोग सुपरहिट करें ज़रूर, और मेरे गाने सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक यूट्यूबर जानता है कि चैनल का सब्सक्राइब करना कितना ज़रूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो अभी, इसी वक्त, इफ़ यू लव मी। थैंक यू सो मच सर, दिस इज अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। वाओ, थैंक यू From my सो entire मच, थैंक यू सो मच। क्या है इसमें से? इसमें इट्स लवली यार। हाँ, इसमें अच्छे अच्छे खाने पीने की चीज़ें हैं। वाओ, सो नाइस। चॉकलेट है तो मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे। यस है। they'll be very happy. Virajni, Priti and Vivan, Yes. Vardhaman, he'll be happy. Thank you so much for inviting. And I wish you good luck. Or I see a very bright woman in you. Thank you so much. I wish you that you turn into a filmmaker Oh really? Thank you. and direct a movie. That's my best wishes and good wishes to you. Oh, thank you so much sir. Thank you. Thank you. Thank you.